हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका यकीन बैच में। जैसा कि आपका पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले हम जानेंगे कि पढ़ना क्या है। लेकिन पढ़ने से पहले, क्योंकि ये जर्नी अपनी 1 साल की है और 1 साल इस जर्नी में जब हम साथ रहेंगे, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो सेलेक्ट हों। तो आपको भी पता होगा कि किसी भी चीज में सेलेक्ट होने के लिए, सेलेक्ट होना मतलब आपकी भाषा में बोले तो विजय प्राप्त करना होता है। तो चाहे वो युद्ध हो या पढ़ाई हो या आपका हो एग्जाम, सिंपल सी बात है, कोई भी युद्ध या किसी भी युद्ध पे विजय या सक्सेस एक पढ़ाई के साथ साथ, अपने मेहनत के साथ साथ तो मिलती ही मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी होती है आपकी प्लानिंग, कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि लगभग आज के डेट में एकदम सीधी सी बात करें तो लगभग कंटेंट सभी बच्चों को बराबर का अवेलेबल है। लेकिन 16 लाख 18 लाख की रेस में आप कैसे 5,000 4,000 के अंदर आओगे, मैटर ये सोचने का है। यानी उन 16 लाख 18 लाख बच्चों में से वो जो 5,000 क्रीम बच्चे होते होंगे, उन्हीं कंटेंट के साथ उनकी प्लानिंग सही होती होगी। तो इसी बेहतर प्लानिंग के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो जानेंगे कि बेहतर प्लानिंग होगी क्या। तो सबसे बड़ी बात है, किसी बैच में पढ़िए, कहीं पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, पहले तो हड़बड़ी मत मचाइए एकदम। कम से कम आप टीचर के साथ रहेंगे। जैसे आप बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ रहे हैं और लेक्चर वाइज कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज जूलॉजी में जो पढ़ाया गया, आज आपने लेक्चर देखे, प्लस लेक्चर देखने के बाद आपने क्या किया, उसे रिवाइज किया। और रिवाइज कब तक किया, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ गया। जैसा कि आपको भी पता है कि ऐप में डाउट सेक्शन है, अगर आपको पर्सनली कोई डाउट होता है तभी आप उस डाउट सेक्शन में जाइए, क्योंकि आपका एक काम है और ये डे 1 से ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। आपका हर एक चैप्टर आपके लिए नीट में 180 नंबर स्कोर कराने वाला चैप्टर है, हर एक चैप्टर। जैसे मान लीजिए यही चैप्टर खत्म होगा, फिर इसका जो टेस्ट होगा वो तो 180 नंबर का होगा। तो जब इस चैप्टर में 100% आप अचीव करने लगेंगे, तो धीरे धीरे जैसे एक मकान ईंटों से बनता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक साथ 100 ईंट बन जाते हैं, एक एक ईंट रख के ही तो हम नींव बनाते हैं मकान की। तो एक एक चैप्टर आपके लिए एक एक नींव है, ठीक है। उस चैप्टर को आप 100% दे के पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करिए, टीचर से क्लियर करिए, दोस्तों से क्लियर करिए। पहले तो ये जरूर डेडिकेटेड हो जाइए। दूसरी बात, आपको शर्म एकदम नहीं करनी है। आपको नहीं आता तो भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर हो उसके बाद आप तैयारी करने आए हो। तो आप ऐसा मत कभी सोचें कि ये मैं पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे या मेरा दोस्त क्या बोलेगा। ये लाज शर्म का जो घूंघट है, इसे हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो बाधा है। हो सकता हो कि आप नीट का एग्जाम देने जाएं तो वही सवाल आपके पेपर में भी दिखाई दे। ऐसा अक्सर होता होगा कि जो हमने छोड़ दिया था या जो हमको टफ लगा था, छोड़ा था, हटाओ, जरूरी थोड़े आएगा, वही आया है। ऐसा होता है। लेकिन आपको स्कोर 180 करना है। जूलॉजी की बात करें हम केवल, तो वैसे तो ओवरऑल आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, एक 720 का टारगेट है। लेकिन केवल जूलॉजी की बात करें तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को अगर ऐसे ही पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, कभी भी घंटे का प्लान मत बनाइए कि मैं 7 घंटा पढ़ता हूं, मैं 12 घंटा पढ़ता हूं। प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि कम से कम आज जितना पढ़ाया गया है उतना तो मैं पढ़ ही लूंगा, उसके बाद ही बिस्तर छोड़ूंगा, उसके बाद ही अपना टेबल छोड़ूंगा, उसके बाद ही कोई इंटरटेनमेंट इस्तेमाल करूंगा। देखिए, सिलेक्शन दो चीजों से होता है। एक तो पढ़ाई, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, और दूसरा आपका डिटर्मिनेशन। आप जब भी ये सोच लेते हो कि आपको कुछ करना है, जब भी ये सोच लेते हो कि आपको कुछ करना है और उसके प्रति अगर पूरा डेडिकेशन लगा देते हो, तो पूरी कायनात उसको मिलाने से आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो खुद से वादा करिए कि आपको डॉक्टर बनना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बनना है। आपने खुद सोचा होगा कि पापा या मम्मी, मैं डॉक्टरी करूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो पढ़िए और आराम से पढ़िए, एकदम कोई हड़बड़ी मत मचाइए, कोई चिल्लम चिल्ली मत मचाइए कि वो दोस्त ऐसा पढ़ रहा है, वो दोस्त ऐसा पढ़ रहा है। आप कैसे पढ़ रहे हैं मैटर ये करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप होगे, आपकी कॉपी होगी और आपका पेन होगा और आपको बबल भरना होगा। आपका दोस्त भी साथ नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ आपके साथ, तो आपकी मेहनत जाएगी। जितना रगड़ के पढ़िएगा उतना ही खरा सोना होके बाहर निकलिएगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। इसी बात पे समझ लीजिए कि अभी ये न पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला जिंदगी भर,
किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। तो आपने जो डॉक्टर बनने का वादा है ना, वो खुद से किया है दोस्त। और जो खुद से किया हुआ वादा है उसे कैसे आप झुठला सकते हो? तो जिसने भी अपने कॉपी पे लिख लिया है पहले से ही कि डॉक्टर XYZ, कम से कम उस लाज को बचा के रखना दोस्त। ऐसी पढ़ाई करना कि जो आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लिया है कॉपी के आगे, उसे पूरी कायनात मिलके मिटा ना पाए। और बस वो एक ही चीज से पॉसिबल है, आपके मेहनत से, आपके लगन से और आपके कठिन परिश्रम से। हम साथ रहेंगे, मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक क्लास 11th का चैप्टर है जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। यानी अंग्रेजी में बोले तो इसी चैप्टर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम समझेंगे किसी भी चीज को, बहुत ध्यान से समझेंगे जब, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो हम साथ में अंग्रेजी भी देखते चलेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए जब अपना आप वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां कोशिका नामक चैप्टर है, अध्याय है, पढ़ाया जाएगा आपको। जब भी हम कोशिका या सेल का जिक्र करते हैं तो हम बोलते हैं कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या तो हम पादप की बात कर लें या प्राणी की बात कर लें, दोनों में हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो एक कोशिका होती है। हम बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने देखा, थोड़ा सा शुरू से रिकॉल कर लें, आपको कनेक्ट कर लें, जितनी जानकारी है आपको वहां से यहां तक ले चले। फिर हम देखते हैं कि भैया अगर एक प्राणी है या एक पादप है या कोई भी व्हाटएवर, अगर वो जीव है तो वो कोशिका उसका नो डाउट कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो क्या वो जो भी जीव है वो कितने कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, इस बात का सवाल आना चाहिए जेहन में। तो जेहन में सवाल आता है तो हम पढ़ते भी हैं कि भैया कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका से बने हुए हैं। तो ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय कहते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं? एकदम टेंशन मत लीजिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिए। मैं पढ़ेंगे हम लोग ऐसा कि सही बता रहा हूं, रटना नहीं पड़ेगा। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और एकदम जीरो से पढ़ेंगे और हीरो तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो कोशिका हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं कि अगर एक ही कोशिका है तो भैया जो जीव है वो क्या है, एक कोशिकीय है। फिर बात आएगी कि चलो भैया एक कोशिका से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, तो ऐसे ही जीवों को हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो चाहे हम इस चैप्टर में हम जो देखें तो हमारा चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। यानी हमारी जो संरचना है, हमारा जो ये ढांचा है, हमारा जो ये शरीर बना हुआ है, उसका संगठन क्या है, कैसे बना हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, क्योंकि हम बहुकोशिकीय हैं, तो आखिर में बहुकोशिकीय जब है तो कैसा संगठन है हमारा, इसी बात को समझेंगे। एकदम तैयार हो, कॉपी पेन ले सकते हैं, और जो भी पीपीटी होगा उसमें कंटेंट है। एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर को या पूरे जूलॉजी को जब हम कवर करेंगे तो मैक्सिमम चीजें मैं आपको डायग्राम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकल पार्ट जो लिखा हुआ है आपके आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन अगर उसको एक बार देख लेंगे, फील कर लेंगे, तो आपको चीज याद रहती है। इतना दिमाग में हमारे होता है ठीक है, इतना दिमाग हमारा होता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही चिंटू की कहानी सुनाते चले कि चिंटू ऐसा है, चिंटू वैसा है, चिंटी ये है, चिंटू वो है। तो आप अगर चिंटू को नहीं जानते तो ये बात याद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप चिंटू को देखे हैं, चिंटू से मिले हैं, तो चिंटू के बारे में बड़ा इजली समझ जाते हैं। तो आप पढ़ते क्या हो, जब बायो पढ़ने जाते हो तो आप मैक्सिमम लोगों के जहन में यही बात है कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है। कुछ लोग इसी विद्या से, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं प्रोफेशन से, तो जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो बहुत सारे गार्जियन ऐसा नहीं हमसे मिलते हैं, अब तो टीचिंग में आ गया तो और भी मिलते हैं। तो कुछ गार्जियन इसी चीज के साथ मिलते हैं कि हमारे बेटे हमारी बेटी की रटने की बड़ी कैपेसिटी है, तो उसे डॉक्टर बना दिया जाए क्या। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई इस बात से स्टार्ट कर रहा है तो आप इस फील्ड को चूज कर रहे हो दोस्त, कि जहां एक ही जो मरीज है, एक ही बीमारी की 100 तरह की कंप्लेंट्स आएंगी। कोई मरीज उसको दूसरे तरीके से बोलेगा, कोई मरीज उसी बात को दूसरे तरीके से बताएगा, कोई मरीज ऐसे। एक ही मरीज, बीमारी एक,
लेकिन कंप्लेन 100 तरीके की। अगर आपकी रटने की क्षमता इतनी बड़ी है तो कौन सी किताब पढ़ के डेली जाओगे उन 100 कंप्लेन के लिए? तो रटने की क्षमता नहीं, यानी रटना तो बिल्कुल नहीं है। हमें समझना है चीजों को। और बेसिक सी बात है कि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, प्राणी विज्ञान पढ़ रहे हैं, और हमारे सिलेबस में मैक्सिमम डिस्कशन किया गया है किसके बारे में? हमारे बारे में, ह्यूमन के बारे में। तो भैया हम अपने बारे में समझेंगे या रटेंगे? हम पीयूष तिवारी हैं तो हम अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या है, या अपने बारे में दूसरों से पूछते हुए चलेंगे कि हम क्या है? तो हमें पूछना नहीं है, हमें रटना नहीं है कि पीयूष तिवारी ऐसे, पीयूष तिवारी ऐसे, ऐसे कुछ नहीं करना है भाई, हमें समझना है। तो ये मिथ हटा दीजिए कि आपके रटने की कैपेसिटी ज्यादा है तो आप रट के डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस फर्जी के चोंचले हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और जान लीजिए, कोई भी आपके आगे तेज नहीं है। आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। चाहे हमें नंबर से हम कभी कंपेयर नहीं करते किसी के दिमाग को कि कोई 50 नंबर पाया और कोई 550 पाया तो 550 वाला बेस्ट है, नहीं। दिमाग भगवान को सबने बराबर दिया है, 1380 सीसी। अगर इतना दिमाग दिया है तो हो सकता हो 50 नंबर वाले ने पढ़ाई में वो जगह ना खर्च की हो, लेकिन जब खर्च करेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल हो जिसकी इंटरनल मेमोरी 128 जीबी हो, तो उस 128 जीबी में डिपेंड हम पे करेगा ना कि हमने क्या भरा है, किताबें भरी हैं, गाना भरा है या पिक्चर भरा है। तो उसमें मोबाइल का क्या कसूर? वो तो हमने भरा है ना उसकी इंटरनल मेमोरी को। वैसे ही आपका दिमाग होता है, आप जिस चीज को ज्यादा समय दोगे टेक्निकली वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होगी आपकी, आप जिस चीज को कम समय देंगे टेक्निकली वो थोड़ा सा कम स्ट्रांग होगी। तो कोई नंबर कम पाया तो उसका दिमाग कम नहीं है, बस उसने उस पर टाइम कम दिया है। ठीक है। तो अपने आप को कमजोर ना समझें, यू आर द बेस्ट वर्जन। ठीक है। तो इस चीज को, क्योंकि आपकी लड़ाई में हम लड़ने जाएं किसी मैदान में और हमको खुद ही पे विश्वास ना रहे यार कहीं हार ना जाए, तब तो पीछे से भी आके कोई मार देगा। लेकिन अगर हमें विश्वास हो कि मार के तो दिखाओ, फिर देखो जीत जाओगे। तो ये विश्वास चाहिए, और इस विश्वास के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पे विश्वास करें, बिकॉज यू आर द बेस्ट वर्जन। ठीक है। तो 2-3 बातें अपने स्ट्रेटेजी प्लानिंग में जरूर रखिएगा दोस्त। आप सबसे बेस्ट हो, ये बात अब से अपने कॉपी में लिख लो। जहां भी लिखा है डॉक्टर XYZ, वहां जरूर लिख लीजिए आई एम द बेस्ट। ठीक है। आपका दोस्त भी बेस्ट नहीं है, 650 पाने वाला भी बेस्ट नहीं है, आप बेस्ट हो, और इसको प्रूव करके दिखाओ 1 साल में। ठीक है। इसी शिद्दत के साथ पढ़ना है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे किसी भी प्राणी के बारे में कि उसकी संरचना बनी कैसे होती है। तो हम देख लो, हम भी प्राणी हैं, गली में कुत्ता घूम रहा है वो भी प्राणी है, गाय भी प्राणी है, भैंस भी प्राणी है। तो भैया इनका जो संरचना है वो कैसे बना है, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। अब संरचना बना है तो हम बोलते हैं शुरू में, भैया हम तो क्लास 6 में पढ़े थे कि जो हमारी कोशिका होती है वही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सर जी कहीं ना कहीं जो भी दिख रहा है हमें अपने आसपास पड़ोस में वो सारी कोशिकाओं से ही तो बनी होगी। हमने बोला हाँ, सारी कोशिकाओं से ही बनी है, तो अच्छी बात। तो देखते हैं कोशिकाओं से कैसे बनी है। अब हमने बताया कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्राणियों का संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे, और चूंकि इस चैप्टर में किसके बारे में जिक्र किया गया है, जंतु ऊतक के बारे में जिक्र किया गया है, तो हम ऊतक जानेंगे कि ऊतक क्या होता है और जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे, इसका जिक्र करेंगे हम लोग इस अध्याय में, या इस पार्ट में पूरा करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम वही बात हम आपको बताने जा रहे थे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने लिख लिया जीव, हमने लिख लिया क्या भैया, जीव लिख लिया। तो जीव से पहले हमने यही सोचा कि भैया पहले लिख दें कोशिका। क्या लिख दे? कोशिका लिख दे। चलिए हमने लिख दिया, क्या लिख दिया भैया? कोशिका लिख दिया, कोशिका लिख दिया। यानी कोशिका ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो हमने पहले इस इकाई को लिख दिया। अब कोई भी प्राणी होगा तो बना किससे होगा? कोशिका से बना होगा। चलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्राणी है या जो जीव है वो एक कोशिका से बना हो, तो हम उसे बोलेंगे एक कोशिकीय। क्या बोलेंगे भैया? एक कोशिकीय बोलेंगे कि नहीं? कुछ बोल दो। एक कोशिकीय। अगर वही प्राणी या वही जंतु ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है, एक से ज्यादा, तो हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं भैया? बहुकोशिकीय। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या लिखते हैं? बहुकोशिकीय।
ऐसा लिखते हैं, बहुकोशिकीय लिखते हैं। फिर हमने देखा है कि यानी प्राणी जो हम बात करने वाले हैं या तो एक कोशिकीय होगा या क्या होगा भैया, बहुकोशिकीय होगा। चलिए, दो तरह के बारे में बात कर रहे हैं सर जी, अच्छी बात। दो तरह के बारे में बात कर रहे हैं, या तो प्राणी या जंतु जो है वो क्या है, एक कोशिकीय यानी सिंगल कोशिका का बना हुआ है, या तो बहुकोशिकीय है यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना हुआ है। अगर मान लीजिए जो भी जीव की बात हम कर रहे हैं वो बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, तो आपने देखा होगा कि अगर मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टी सेलुलर है, तो यही कोशिका, ये जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यूनाइट होके यानी जुड़ के यानी एकत्रित होके और ऑर्गेनाइज होके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ऊतक के बारे में। फिर हम बोलते हैं कि यही ऊतक स्पेशलाइज होके, यही जो ऊतक है हमारा स्पेशलाइज होता है, उसको प्रॉपर फंक्शन अलॉट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये ऑर्गेनाइज होते हैं, और ऊतक ऑर्गेनाइज होके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। याद होगा, ऐसा देखा होगा आपने, ऊतक ऑर्गेनाइज होके क्या बनाते हैं भैया, अंग बनाते हैं। अच्छी बात, अंग बन गया जब तो अगर एक से अधिक अंग मिलके, एक से अधिक अंग मिलके किसी एक कार्य को ही पूरा कर रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने बोला पाचन, सब लोग अवेयर हो गए कि पाचन में हम करते क्या है कि जो भी हमने खाना खाया है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उसी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन या डाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो पाचन जो होता है वो हम बोलते हैं कि स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और खत्म होता है एनस पे। तो माउथ से लेके एनस तक की जर्नी में देखेंगे बहुत सारे अंग इसमें हिस्सेदारी लेते हैं। जो बहुत सारे अंग हिस्सेदारी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए माउथ हो गया, तो अपने मुंह में ही हम पढ़ते हैं, हमारी जीवा होती है, हमारे दांत होते हैं, हमारे पास ये लार ग्रंथियां होती हैं, ईसोफेगस होता है हमारा, हमारा अमाशय होता है, यकृत भी देखते हैं, पित्ताशय का रोल देखते हैं, अग्नाशय का रोल देखते हैं। तमाम अंग जो है वो मिल के हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं किसमें, पाचन में। यानी किसी कार्य को अंजाम देने में अगर एक से अधिक ऑर्गन यानी अंग इन्वॉल्व है तो हम बोलते हैं कि क्या बन रहा है, अंग तंत्र बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, अंग तंत्र। क्या बन रहा है भैया, अंग तंत्र बन रहा है। ऐसा सबने पढ़ा होगा। और फिर बोलते हैं क्या बनता है इससे, अंग तंत्र, उसके बाद ऑर्गेनिज्म यानी जीव बोलते हैं कि नहीं? ये बातें तो आप पहले से ही जान रहे हो, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और जीव। लेकिन याद रखिएगा ये केवल और केवल फॉलो होता है बहुकोशिकीय में, यानी जहां पे कोई जीव एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ वहां की बात हो रही है। हो सकता है कि जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें केवल ऊतक ही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यही ऊतक ऑर्गेनाइज होके अंग बना चुके हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बना रहे हो और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, वो जीव बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जब हम प्राणी जगत पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो हम इसी हिसाब से देखते हैं कि भैया जीवों को जो क्लासिफाई किया गया है, उनके उनको क्लासिफाई करने का एक तरीका यह भी है कि उनका जो संगठन है, शारीरिक संगठन है, वो कैसा है। केवल कोशिका से बने हुए जीव हैं, या उनमें ऊतक बन चुका है, या ऊतक ऑर्गेनाइज होके अंग बना चुके हैं, या उसमें अंग तंत्र पाया जाता है, या उसमें क्या है, कैसा है सिस्टम। उसके हिसाब से भी हम प्राणी जगत में जब हम जाएंगे तो वर्गीकरण करते हैं प्राणियों का। लेकिन फिलहाल हम केवल संगठन देखना चाहते हैं उनका शारीरिक। तो अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो जो कोशिका है, या तो कोशिका ऐसे ही होंगी, या तो कोशिकाएं ऑर्गेनाइज होके क्या बना चुकी होंगी, ऊतक बना चुकी होंगी, या तो ऊतक मिलके अंग बना चुके होंगे, या तो अंग बहुत सारे मिलके अंग तंत्र बना लेंगे। ऐसा हुआ होगा। तो यही तो एक सिस्टम होगा ना। अब धीरे से सांस लंबी ले लीजिए।
कि हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि भैया किसी भी चीज के शारीरिक संगठन का जिक्र करें तो इकाई तो हमारी कोशिका ही होगी। अब यही कोशिका या तो संगठन करके संगठित होकर ऊतक बना ली होगी, या तो अंग बना ली होगी, या अंग तंत्र होगा, या जीव होगा। बात समझ में आ रही है? किसके केस में फॉलो होगा ये? तो बहुकोशिकीय है, क्योंकि सिंगल अगर एक कोशिकीय होगा तो अब तो हम इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकते। अब एक कोशिका को ऊतक नहीं बोल देंगे ना, नहीं बोलोगे ना, बोल दोगे? नहीं बोलोगे, ठीक। इतने भी गुस्से में मत रहो कि बोल दो कि नहीं बोलेंगे हम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? आगे बढ़े? यस या नो? चलिए, हम लोग ज्यादा डायग्रामेटिकली ही पढ़ेंगे चीजों को ताकि आपको याद रहे रिवाइज करते समय। अब हम देखें तो जैसे कोशिका, जैसे कि हम बोलते हैं क्या कि कोशिका जीवन की क्या होती है, हमारी इकाई होती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा बोलते हैं। लिख ले भाई, थोड़ा सा अंग्रेजी भी जानते रहोगे तो क्या दुख है। यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की इकाई होती है क्या, कोशिका। ठीक है। अब जीव जो है हमारा एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है, ऐसा ही हमने बताया। बहुकोशिकीय भी हो सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? ऐसा हमने बताया कि नहीं? जी बताया सर, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो इस पार्ट में देखेंगे हम बहुकोशिकीय होता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऊतक के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें जो जिक्र किया गया है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई में, जो हम जब भी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ रहे हैं, उसमें जिक्र किया गया है प्राणियों के ऊतक के बारे में। और एक चीज आपके सिलेबस में और है, वो है कॉकरोच। बाकी आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपके यहाँ केंचुए का भी जिक्र है और मेढक का भी जिक्र है, और आप सबको पता होगा ये दोनों सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम दो चीजों में पढ़ेंगे, एक तो प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि प्राणियों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। तो जो भी अपना डिसाइडेड डे ऑफ लेक्चर्स है उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे तो आप अभी भी बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी अपने पास ही रखे रहिए और ट्राई करिए कि जब ये लेक्चर खत्म हो तब तक जितना हम खत्म किए हो आप एनसीईआरटी भी एक बार लाइन वाइज पढ़ते चले जाएं। हमें भागना नहीं है, हमें धीरे ही चलना है, लेकिन जो हम पढ़ लेंगे उसे भूलना नहीं है, फितरत रखिए बस। ठीक है? तो एनसीईआरटी अपने पास खोल के रखिए, आंखें दिमाग किताब में, मोबाइल पे और नजरें स्क्रीन पे ऐसा टिकाए रखिए। ठीक है? तो चलिए ऐसा हो गया, तो शुरुआत करते हैं ऊतक से। पहले हम अपनी भाषा में समझाएंगे कि ऊतक क्या होता है। ऊतक समझने के बाद हम देखेंगे कि प्राणियों में कितने प्रकार का ऊतक पाया जाता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, और आप अपना किताब खोले रहिए एकदम, जब जहां खत्म हो वहां तक आपको एकदम आना चाहिए, और ये डे वन से ही ये कसम होनी चाहिए, डे वन से ही ये कसम होनी चाहिए। ठीक है? चलिए बताते हैं। तो ऊतक की बात करेंगे, कहानियां भी सुनेंगे हम, ऐसा नहीं है, कहानियां भी सुनेंगे, बोर नहीं करेंगे हम आपको, कहानियां भी सुनेंगे, अपने मेडिकल कॉलेज की कहानियां भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले कुछ पढ़ते रहे साथ साथ में। ऊतक की बात करेंगे कि भैया ऊतक होता क्या है। तो ऊतक को हम टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। अंग्रेजी में बात करें तो क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि हम प्राणियों के ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं तो हम एनिमल टिश्यू बोल देंगे। चलिए एनिमल टिश्यू बोल देंगे, अच्छी बात है। जब भी हम टिश्यू पढ़ने जाते हैं, ऊतक पढ़ने जाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे सिलेबस में जो हम क्लास 6 से ही उसका नाम सुनते आ रहे हैं। जैसे कोशिका हो गई, ऊतक हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे भी कोई ऐसे ही थप्पड़ मार के पूछे कि भैया पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, तो आप नींद में भी बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत पहले से ही ये सब बातें पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सही भी पढ़े हुए हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम गलत भी पढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम शुरू में पढ़ रहे होते हैं तो हमसे बताया जाता है कि हमारे खून का रंग लाल होता है क्योंकि हमारे रक्त में क्या पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि चलो लाल रुधिर कणिकाएं कोई है जिनकी वजह से हमारा खून क्या होता है, लाल होता है, अच्छी बात।
फिर हम जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तो बोलते हैं कि भैया जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और इस लवक की वजह से हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ऐसा कहानी बनता है। वही एक सेम कहानी उतक के बारे में। पहले तो जो हम पढ़े हैं उसके बारे में जान लें। जैसे अगर हम बात करें तो उतक के बारे में शुरुआती क्लासेस में हम पढ़ते क्या है कि उतक जो होता है कोशिकाओं के समूह को हम उतक कहते हैं। सोचिएगा, कोशिकाओं के समूह को हम उतक कहते हैं जो कार्य में और संरचना में भी समान होती हैं, ऐसा बोला जाता है। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा, क्योंकि शुरुआत तो हमने भी पढ़ा है। फिर बाद में हम बड़े होते हैं, जैसे अभी क्लास 11-12 पास हो गए आप, तो पढ़ा होगा उत्तक की डिफिनेशन कि कोशिकाओं का वह समूह, लिख भी सकते हैं आप, कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य में और संरचना में समान हो या ना हो, कार्य में और संरचना में समान हो या ना हो, लेकिन उनका रिजल्ट जो है, उनका जो फंक्शन है वो किसी साझे फंक्शन के लिए हो रहा। एक बात और कि उनकी उत्पत्ति समान होती है लगभग मैक्सिमम केसेस में। तो ऐसा नहीं कि हम कोई उतक बोल रहे हैं तो उन सबका कार्य भी समान होगा, उन सबकी संरचना भी समान होगी। क्योंकि हम शुरू में बोल लेते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं का वह समूह जिनका कार्य और संरचना समान होती है उसे हम टिश्यू कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो उतक होता है ऐसा नहीं है कि वो कार्य में समान हो या संरचना में समान हो, लेकिन उनका कार्य करने का जो मेन मोटो होगा वो जरूर समान होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा अपनी भाषा में, अब इससे ज्यादा लोअर लेवल पे ले जाके समझाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम टिश्यू बोले तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। रटोगे तो मजा नहीं आएगा। रटने के लिए क्या हम बोल देंगे, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच मे आर मे नॉट स्ट्रक्चरली सेम बट सेम इन फंक्शन एंड सेम इन ऑरिजिन, ऐसा बोल सकते हैं। विच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन एंड सेम इन ऑरिजिन, ऐसा बोल देंगे। ये एक साझा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी उत्पत्ति समान होती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना है, समझिए हमारी भाषा में। हमारी भाषा में समझेंगे तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा कार्यक्रम है आपके घर, जैसे पाचन समझाएं, रिस्पिरेशन समझाएं तो लगेगा फिर टॉपिक की बात हो रही है। नहीं, टॉपिक की बात नहीं करेंगे। जैसे एक बड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी हो रही है, तो शादी एक फंक्शन हो गया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो शादी के फंक्शन में आपके घर अगर 10 मेंबर है तो 10 ने अपना काम क्या है, बांट लिया है। कोई क्या कर रहा है, गाड़ी देख रहा है, कोई खाने वाले को देख रहा है, कोई न्यौछावर देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है। सबने अपना अपना काम बांट रखा है। सबने अपना 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 काम बांट रखा है, तो काम तो सबके अलग अलग हुए ना। काम सबके अलग अलग हो गए, अच्छी बात। काम अलग अलग हो गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दूल्हे को तो दुल्हन मिल रही है ना, उसकी तो शादी हो रही है ना। अब भले तुमने काम अलग किया, इन्होंने काम अलग किया, इन्होंने काम अलग किया, यानी भले वो सेम काम ना कर रहे हो, लेकिन जब कॉम्बाइनली उनके काम को देखा जाए, एडअप किया जाए, तो एक साझे यानी एक कॉमन कार्यक्रम के तहत ही वो कार्य कर रही थी। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। याद रहेगा? यस या नो? हाँ या नहीं? पक्का? पक्का याद रहेगा, चलिए अच्छी बात है, याद रहेगा। तो कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य या संरचना में समान हो चाहे ना हो, लेकिन एक साझा फंक्शन परफॉर्म करती हो, उनकी उत्पत्ति मैक्सिमम केसेस में, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो, समान हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। लिख लेते हैं इसको। जो टिश्यू का डिफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो कार्य एवं संरचना में समान हो ना हो, परंतु किसी
साझे फंक्शन को, साझा मतलब समझ रहे हैं ना, साझे कार्य को कार्य में लगे होते, लगे होते हैं। इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति क्या होती है भैया, समान होती है। इनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। उत्पत्ति का मतलब क्या हो गया, देखिए जो क्वेश्चन है हम खुद ही लड़ाते जाएंगे। जैसे इतनी लाइनें आप पढ़ेंगे तो कार्य का मतलब समझ में आ रहा होगा, संरचना का मतलब समझ में आ रहा होगा कि संरचना किसे कहते हैं। अब एक चीज नहीं आती होगी कि इनकी उत्पत्ति समान होती है। जो शुरुआत में बच्चे होंगे हो सकता है उनको ना समझ में आ रही हो कि भैया उत्पत्ति क्या बोल रहे हैं सर, की उत्पत्ति क्या है इनकी। तो उत्पत्ति का मतलब समझ लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही डाउट्स पकड़ने हैं। बायोलॉजी रटेंगे नहीं कि उत्पत्ति में समान होती है, उत्पत्ति का मतलब ही नहीं पता क्या है उत्पत्ति, कौन है उत्पत्ति, किस खेत से आई उत्पत्ति। तो कोई भी हमारे अंदर अगर हम बात करेंगे तो इतनी बात सबको पता है, लगभग इतनी बात लगभग सबको पता है कि अगर हम देखें तो हमारे, जब भी हम जाइगोट की बात करें तो जब हमारा भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा होता है, जब हमारा भ्रूणीय जब हमारा भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा होता है, यानी विकास हो रहा होता है, तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, इतनी बात तो आप जानते होंगे कि जो हमारा युग्मक युग्मनज बनता है, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जब युग्मनज बनता है, माता और पिता के युग्मक के मिलने से, फ्यूजन से जो युग्मनज बनता है, उसमें क्या होता है, अब एक जाइगोट बन गया, युग्मक युग्मनज बन गया, जाइगोट फिर से मान लीजिए ऐसे है, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, कोशिकाओं का नंबर बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। देखा होगा आपने किताब में भी, चाहे नहीं देखा होगा तो जान लीजिए, नहीं देखा होगा तब भी जान लीजिए, कब देखेंगे, अब नहीं देखेंगे तो। ऐसे ऐसे कोशिकाओं का नंबर धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो कोशिकाएं देखेंगे तो बढ़ते 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 इस कागार पे पहुंचती हैं कि कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं बीच में अरेंज रहती हैं, और कुछ कोशिकाएं अंदर अरेंज रहती हैं। तो जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं, चूंकि हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आपको मोटा मोटी उत्पत्ति हम क्या बोलना चाहते हैं सर जी, इसके बारे में जानना हो तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जब कोशिका में विभाजन होता है और हमारा भ्रूण डेवलप कर रहा होता है, भ्रूण में विकास हो रहा होता है, तो जो भी कोशिकाएं होती हैं वो 3 लेयर में अरेंज होती हैं। जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बाहर की लेयर को, एक्टोडर्म बोलते हैं। फिर जो बीच की लेयर होती है, जो बीच की लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्या, मेसोडर्म। क्या बोल दिया भैया, मेसोडर्म। और जो अंदर की लेयर है, जो अंदर की लेयर में अरेंज है सेल, उसे कहते हैं एंडोडर्म। मतलब समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि एकदम प्यार से जीरो से स्टार्ट करेंगे, हीरो बनाएंगे, जैसा कि हमने बोला है। तो जैसे भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा है तो देख रहे हैं कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, तो कोशिकाएं 3 जर्म लेयर में अरेंज हो रही हैं। बाहर जो कोशिकाएं अरेंज है उन्हें हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म, जो बीच में अरेंज है उन्हें बोल रहे हैं मेसोडर्म, और जो अंदर की तरफ अरेंज है उसे हम बोल रहे हैं इंडोडर्म। तो यही रिस्पेक्टिव कोशिकाएं ही तो बाद में पीयूष तिवारी या किसी प्राणी को बनाई होंगी। तो इन्हीं रिस्पेक्टिव कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं हो सकता हो हमारा कोई पार्ट बनाई हो बॉडी का, कुछ कोशिकाएं कोई पार्ट बनाई हो बॉडी का, और कुछ कोशिकाएं कोई पार्ट बनाई हो। तो जिस लेयर की अरेंज कोशिका, जिस लेयर में, जैसे मान लीजिए कोई आर्गन एक्टोडर्म की कोशिकाओं से बन रहा है कोई अंग, तो उसकी उत्पत्ति पूछी जाएगी तो हम बोलेंगे भैया एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, यानी उसका, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एक्टोडर्म से हुई है। तो जेहन में सवाल या एक बनना चाहिए फिगर कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ये सबसे बाहर वाली कोशिकाओं के मिलने से बनी होगी, या सबसे बाहर वाली कोशिकाएं जो हैं डिवाइड करके इस अंग को बनाई होंगी। तो टिश्यू के डिफिनेशन में जब हम बोल रहे हैं कि भैया कार्य में समान हो चाहे ना हो, संरचना में समान हो चाहे ना हो, परंतु किसी साझे कार्य में लगे होते हैं। जैसा कि साझा कार्य हमने बताया कि भले सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे थे, कोई न्यौछावर ले रहा था, कोई चाट के ठेले पे खड़ा था, कोई खाना खिला रहा था, कोई गेस्ट को रिसीव कर रहा था, कोई गाड़ी वाले को देख रहा है, कोई बैंड वाले को देख रहा है, सेम काम सबका नहीं है, लेकिन
काम सब मिला जुला, सबका काम मिला दिया जाए तो एक ही काम था, एंड दैट इज शादी। एक साझा कार्य में लगे होंगे। लेकिन एक बात और मान लीजिए कि इनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। उत्पत्ति समान का मतलब यही हुआ कि जो भी ये साझे कार्य में लगे हुए सेल्स हैं वो सेम सेल लेयर से ओरिजिनेट जरूर होंगे। यही उत्तक की एग्जैक्ट डिफिनेशन होती है। क्लियर है? पक्का बताइए, उत्तक की डिफिनेशन क्लियर है? द ग्रुप ऑफ सेल्स विच मे और मे नॉट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम, सेम हो चाहे ना हो, बट परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन बोलेंगे, साझा फंक्शन बोलेंगे हम। जरूरी नहीं कि एक ही तरह का काम कर रहे हो, लेकिन उनके कार्य का जो कंबाइन रिजल्ट होगा वो जरूर सेम होगा। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं भैया? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। तूतक, तूतक। ठीक है? ठीक है, चलिए चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया है। इसे लॉक किया जाए, लॉक कर दें, इसे लॉक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करें, ऐसा बात हमने कर लिया, फिर हम बात करें भैया जंतु ऊतक की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, कोशिका ऊतक बनाती है, ऊतक फिर अंग बनाते हैं, अंग ही अंग तंत्र बनाते हैं, और फिर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। ऐसा देख रहे होंगे। लेकिन कहां पे भैया? जब मल्टी सेलुलर होंगे तब तो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिंगल कोशिका ही एक ऑर्गेनिज्म बना रही हो, तो एक कोशिकीय, उसे ही तो कहेंगे एक कोशिकीय। यही तो होगा, यही तो होगा। क्या भैया, यही होगा कि नहीं होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब एक टर्म यहां दिख रहा होगा, कोई बहुत नजरे गड़ाया होगा स्क्रीन पे, तो एक बात दिख रही होगी, श्रम विभाजन। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? तो पहले इस बात को भी समझ लेते हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है। क्योंकि जब भी हम जिक्र करेंगे बहुकोशिकीय का, तो श्रम विभाजन जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रम विभाजन जरूर पढ़ेंगे। और श्रम विभाजन का मतलब हम समझ भी लेते हैं, समझा भी दिया है मैंने, बस आपको बताना है कि श्रम विभाजन क्या होता है। चलिए एक हेडिंग डाल लें, श्रम विभाजन क्या होता है। क्या भैया? श्रम विभाजन क्या होता है। छोटी छोटी बातों को हम फोकस कराते चलेंगे, रटाएंगे नहीं, इसलिए क्योंकि इन बातों को आप एकदम बस आप बात समझते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लिया, श्रम विभाजन पढ़ लिया, तो भैया होता क्या है जब जान जाओगे ना, तब रटना नहीं पड़ेगा। श्रम विभाजन को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं भैया? डिवीजन ऑफ लेबर। थोड़ा सा और हिंदी भाषा में लिख दें तो लिख देते हैं कार्य का बंटवारा। पैसे का नहीं, कार्य का, कार्य का बंटवारा। इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं भैया, कार्य का बंटवारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 मेंबर हैं, अब कोशिका एज्यूम करिएगा, बहु कोशिकीय है तो भैया इसे कोशिका मान लीजिए, और अपना घर उदाहरण मानिए तो अपने घर के मेंबर्स को मान लीजिए। समझिएगा, तो कोई बहु कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, तो जो एक कोशिका का बना हुआ है उसकी तो मजबूरी है कि भैया सारा काम तो उसी को करना है। लेकिन जो बहु कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव की बात करें, तो वहां पे जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होके क्या करती हैं? कार्य का बंटवारा कर लेती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि काम क्या है, शादी है। कोई न्यौछावर, कोई चाट के कॉर्नर पे, कोई खाने के कॉर्नर पे, कोई गेस्ट को रिसीव कर रहा है, कोई बैंड वाले को देख रहा है, कोई लाइट वाले को देख रहा है, कोई टेंट वाले को देख रहा है। ऐसा होता कि ये 10 लोग मिलके एक ही काम कर रहे होते कि 10 लोग साथ जा रहे हैं, अच्छा आप आ गए, अच्छा आपने खाना खाया, अच्छा आपने ये किया, तो हो सकता हो कार्य थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं हो पाता। क्योंकि 10 लोग जाते तो नौ, अभी 10 लोग अगर एक जगह इंगेज हैं तो 9 काम तो खाली है, 9 काउंटर तो बेकार हो गया। लेकिन हम ऐसा करें कि अगर 10 काउंटर है और घर में 10 मेंबर है, तो 10 एक एक चीज डिवाइड कर लें कि भैया तुम्हें गेस्ट को रिसीव करना है,
भैया तुम्हें चाट वाले के पास खड़ा रहना है कि फर्जी कोई ना खा के निकल जाए। भैया तुम आइसक्रीम वाले के पास रहना, तुम कॉफी वाले को देखते रहना, तुम भैया न्यौछावर लेते रहना, तुम भैया क्या करना, ऐसे करते रहना। चिंटू क्या करेगा, दुल्हा है वो चिंटू चिंटू दुल्हा है, चिंटू शादी करेगा बस। ठीक है, तो ऐसा हो गया। इससे क्या हुआ, दक्षता बढ़ गई, हमारी इफिशियंसी बढ़ गई। तो जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं, तो क्या दिखाते हैं वो, उनमें दिखता है कि कार्यों का बंटवारा होता है, कार्य का बंटवारा होता है। कार्य का बंटवारा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन कहते हैं इसे। और इस श्रम विभाजन की वजह से क्या होता है, दक्षता आती है, यानी इफिशियंसी आती है, वर्किंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए इतने सारे अंग है, किडनी हो गया, दिल हो गया, मान लीजिए सबने क्या किया है, काम बांट लिया है ना। किडनी खाली उत्सर्जन में हेल्प कर रही है ना, और ऑस्मो रेगुलेशन में। अब दिल ऐसा तो नहीं है, आप भले इन्वॉल्व कर लेते हो कि दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करती हूं, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया, तुमने मुझे भुला दिया। भैया दिल का काम बस ब्लड को पंप करना है, रक्त पंप करता है और इफिशियंटली पंप करता है। दिमाग का काम है सोचना और तमाम फंक्शन को मैनेज करना। किडनी का अपना अलग काम है, पेट का अपना अलग काम है, फेफड़े का अपना अलग काम है। तो हम बहुकोशिकीय हैं, तो हमने काम बांट लिया है ना, तो इससे हमारा वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि किडनी को दिल के बारे में भी सोचना पड़ता होगा कि अरे यार ब्लड भी पंप करना है, रुको अभी हम आते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा। दिल सोचता होगा कि नहीं यार अभी तो हमें जाके छानना भी है कुछ, ऐसा तो नहीं होता होगा, नहीं। तो जब श्रम विभाजन होता है, कार्य का जब बंटवारा होता है, तो हमारा दक्षता, हमारी दक्षता जो है बढ़ जाती है, यानी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से पता चल रहा होगा कि जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जीव होते हैं, उनमें कार्य की दक्षता, विभाजन प्रेजेंट होने की वजह से दक्षता जरूर पाई जाती होगी। तो यही दक्षता धीरे धीरे स्पेशलाइज होती है। तो कहीं पे यही कोश ऊतक के रूप में ही होती है। कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो गए, कोई पर्टिकुलर काम करने लगी, लेकिन उन्होंने अंग नहीं बनाया तो हमने ऊतक बोल दिया। फिर वही ऊतक अगर ऑर्गेनाइज हो गए तो अंग हमने बोल दिया। फिर बहुत सारे अंग मिलके एक काम को करने लगे तो हमने अंग तंत्र बोल दिया। और ऐसे एक शरीर बनाया जाए किसी भी प्राणी का, तो ऐसे बहुत सारे अंग तंत्र उसमें प्रेजेंट रहते होंगे, तब हम शरीर बोलते हैं उसे। एक एक बात समझ में आ रही है कि नहीं भैया, हाँ या ना। तो ए डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एक भी चीज हम मिस नहीं करना चाहते आपका, इसे ही कहते हैं कार्य का विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर से हमारी दक्षता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि जो भी जीव है या तो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। बहुकोशिकीय होगा तो ऐसा होगा कि अगर कोशिकाओं का वह समूह जो हो सकता हो कि कार्य में समान ना हो, संरचना में समान ना हो, लेकिन एक साझा कार्यक्रम के तहत काम करती हो और उत्पत्ति में समान हो, उसे हम टिश्यू यानी ऊतक कहा करते हैं। जहां पे भी ऐसा होता है कि जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, जहां पे कोशिका ऑर्गेनाइज होकर ऊतक बनाती है या अंग बनाती है या अंग तंत्र बनाती है या शरीर बनाती है, तो हमें वहां डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन दिखता है, यानी कार्य का बंटवारा दिखता है। और इस कार्य के बंटवारे से क्या होता है भैया, तो हमारी दक्षता बनी हुई होती है, यानी हमारी इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी क्या होती है, मेंटेन रहती है। हम बहुत इजीली अपने काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़े, पढ़ ले, यस या नो, जब बोलोगे तभी बढ़ेंगे, आगे बढ़ ले, चलिए बढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बात कर लें इसके बारे में, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो कभी कभी रटे रटाए क्वेश्चन की तरह आ जाते हैं। और बात है कि आप जब एमसीक्यू बुक सॉल्व करते हो कोई, वैसा तो मानोगे नहीं कि वही रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए कि यही 45 क्वेश्चन आने वाला है। भैया पढ़ना तो हमें ज्यादा ही पड़ता है, पढ़ना ज्यादा ही पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं, अब तो हो सकता हो आए चाहे ना आए, लेकिन उससे क्या होता है, बना रहता है आपका। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि ऊतक टर्म किसने दिया था, तो ऊतक शब्द जंतुओं के लिए बीचैट ने दिया था। किसने दिया था भैया, बीचैट ने। ठीक है, ऊतक शब्द पादपों के लिए ग्रीव ने दिया था। ऊतक के अध्ययन को औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का विस्तृत अध्ययन सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाता है। फाउंडर जो है इसके माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के, मार्सिलो मेलपिघाई है। ये पूछा जाएगा नहीं, ये मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन क्या है कि अगर जान लेंगे कि भैया प्राणी में ऊतक पढ़ रहे हैं तो बीचैट याद कर लिया,
तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें नीट मारेगा कि नहीं, कहाँ याद कर लिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। उतक पादपों में अगर है तो नाम किसने दिया था, ग्रीव ने दिया था। फिर हम बात करें उतक का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है, बिचैट उसके थे फादर, ऐसा होता है, क्लियर है। चलिए अच्छी बात, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, क्या थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे हमारे। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं जंतु उतक के बारे में। तो हमारे शरीर में देखें अगर हम, तो अगर मानव शरीर की बात करें तो सभी जटिल जंतुओं में उतक भिन्न भिन्न होते हैं। तो सभी जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें अपने यहाँ की बात करें, या बात करें शेर की बात कर लें, या बकरी की बात कर लें, या भैंस की बात कर लें, किसी की बात अगर हम कर लें, तो हमारे यहाँ उतक को जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो जंतु उतक को हम 4 कड़ियों में बांट के पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 4 तरह के ही उतक पाए जाते हैं। कौन कौन से भैया थोड़ा नाम से बता दें। तो पहला होता है उपकला उतक, अभी हम थोड़ा अपने हिसाब से भी बताएंगे, अभी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं हम। तो उपकला उतक होता है, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं इसे। फिर होता है संयोगी उतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। फिर होता है हमारा पेशीय उतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और फिर होता है हमारा तंत्रिका उतक यानी नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के उतकों का जिक्र पढ़ेंगे हम लोग जब भी प्राणी में उतक को पढ़ेंगे। उतक जब भी हम दिल में बोलें, या जब भी हम बोलें और जब भी आपके कान तक आवाज पहुंचे कि सर ने उतक बोला, तो उसके डिफिनेशन या उसके बारे में जो आप जानते हैं कि हम किसे उतक कहते हैं, वो जरूर गूंजना चाहिए, तभी आपको रटना नहीं पड़ेगा बायो, ठीक है। तो हम इन 4 तरह के उतक के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने इस पूरे अध्याय में। पूरे अध्याय में इस 4 तरह के उतक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा आपके ही बचपन में ले चलते हैं। बचपन इन द सेंस कि घर वाले बचपन में नहीं, स्कूल वाले बचपन में लेके चलते हैं। जब आपने कहीं उतक का जिक्र किया होगा तो देखा होगा, जब आपने टिश्यू बोला होगा या उतक बोला होगा, जहां से भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, वहां देखा होगा कि जब हम उतक को बांट रहे थे किताबों के हिसाब से, जब उतक को हम बांट रहे थे किताबों में, तो हम किसी किसी को बोलते थे क्या कि जब हम बोलते हैं ऐसे उतक हो गया, क्या बोलते हैं, उतक हो गया, तो हम उसको बांटा करते थे ऐसे, कैसे भैया, तो बोलते थे प्रोटेक्टिव। पहले समझिएगा, प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है भैया, बचाव करने वाले, क्या करते हैं, बचाव करने वाले, समझिएगा। उतक हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मतलब समझ रहे हो, इतना तो हिंदी आता होगा ना आपको कि प्रोटेक्शन अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब समझ रहे होंगे आप कि भैया प्रोटेक्शन क्या होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, फिर मैं उसको हिंदी में बता दूंगा। प्रोटेक्शन मतलब होता है रक्षा। ये तो वही पता था, यानी कुछ टिश्यू प्रोटेक्टिव नेचर में होते हैं। अच्छा, फिर दूसरा पढ़ा होगा आपने सपोर्टिव, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है। ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट मतलब हमारा ढांचा बना हुआ है तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा होगा। एक को हम बोलते थे, पहले हम बचपन का बता रहे हैं, अभी का एनसीईआरटी नहीं बता रहे हैं, अभी के एनसीईआरटी में तो 4 तरीके बताए गए कि 4 तरह के उतकों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक उपकला उतक है, जिसमें एक पेशी उतक है, जिसमें एक तंत्रिका उतक है, और जिसमें एक क्या है, हमारा संयोगी उतक है। 4 तरह के उतक का जिक्र किया गया है। लेकिन बहुत बेसिक से अगर किसी को याद होगा, तो हम क्लास 6-7 में लगभग टिश्यू का जिक्र करते थे, तो हम उसके कार्य के हिसाब से बोल देते थे कि भैया ये टिश्यू हमारे शरीर में क्या करता है, रक्षा प्रणाली बनाता है, हमारे शरीर को रक्षा देता है, रक्षा प्रदान करता है, तो हम उसे बोलते थे प्रोटेक्टिव है। क्या बोलते थे भैया, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। दूसरा हम सपोर्टिव बोलते थे, क्या बोलते थे भैया, सपोर्टिव बोलते थे, ऐसा याद है कि नहीं, याद है। फिर हम बोलते थे क्या, कनेक्टिव, ऐसा बोला करते थे, ऐसा क्या करते थे, बोला करते थे, याद होगा। तो हम इसी के बारे में, इसी का जिक्र करने वाले हम लोग कि भैया प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कनेक्टिव, इन्हीं फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही पढ़ेंगे हम। इसलिए मैंने बोला था कि शुरुआत करेंगे 0 से और पढ़ेंगे कहां तक जाएंगे, कहां तक, हीरो तक जाएंगे, ठीक है, जाएंगे कहां तक, जाके वहां तक कर लेंगे। तो उतक जब हम बोल रहे हैं कि टिश्यू प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है, कनेक्टिव है, तो इसका मतलब अगर हम समझ लें, तो चलिए हम कह रहे हैं कि हमें तो 4 ही तरह के बारे में पढ़ना है ना,
यानी फंक्शन अगर देखें, इसका कार्य देखें, तो कार्य कुछ ऐसा ही होगा, कार्य ऐसा ही होगा ना। तो कोई प्रोटेक्शन कोई प्रोवाइड करता होगा, कोई सपोर्ट बनाता होगा, और कोई कनेक्ट करता होगा। लेकिन हम जब प्राणियों के बारे में जिक्र करने वाले हैं तो हम केवल 4 तरह के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा उपकला ऊतक, दूसरा होगा हमारा संयोगी ऊतक, तीसरा होगा हमारा कौन सा, पेशीय ऊतक, और चौथा होगा तंत्रिकीय ऊतक। तो इन चारों ऊतकों का जिक्र करेंगे एक एक करके, क्योंकि सवाल आपसे जिस लहजे में पूछा गया है उसी लहजे में हम पढ़ेंगे भी। दुश्मन जिस लहजे में आपसे जवाब चाहे उसी लहजे में आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो जब भी आप देखेंगे तो आपसे मैक्सिमम उदाहरण पूछे गए हैं इन चीजों में, तो हम मैक्सिमम उदाहरण को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग, ठीक है, शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, तो अब पढ़ेंगे किसके बारे में, उपकला ऊतक के बारे में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो उपकला ऊतक होती है। देखिए पढ़ेंगे चारों को आराम से पढ़ेंगे। उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है या कितने प्रकार की होती है, फिर हम बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोगी ऊतक कितने तरह के होते हैं, फिर उसके कार्य देखेंगे, फिर पेशीय ऊतक कितने तरीके के होते हैं, फिर सभी ऊतकों के कार्य देखेंगे, फिर तंत्रिका ऊतक कितने तरीके का होता है, सभी का कार्य देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम अपने पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक के बारे में। लेकिन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें हम लोग। तो अगर हम चारों के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं उपकला ऊतक, क्या बोल रहे हैं दोस्त, उपकला ऊतक, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिस तरह के, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ ऑलरेडी नोट कर रखे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें समझने में। इस मिथ को हटा दीजिए कि जितना पोथी बनाएंगे आप उतना ही आपके लिए भारी होता चला जाएगा। आप बस लेक्चर नोट्स देखिए और लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है कि लिखने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, ठीक है, तो लिखने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहेंगे। जैसे हम बात करें ऊतक का, बात करें, हमने बताया कि 4 तरह के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, उपकला ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, संयोगी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, और तंत्रिकीय या तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो इनका कार्य जान लें। तो भैया अगर हम बोल रहे हैं उपकला ऊतक, तो कहीं ना कहीं हमने बताया कि हमारे यहाँ कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो हमें हमारे बॉडी के जितने भी अंग हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं उनकी। तो रक्षा कैसे करेंगे, हमें किससे डर है, तो हमारे बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो बाहरी वातावरण से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली आप सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कोई लैपटॉप पे पढ़ रहा होगा, कोई टैबलेट पे पढ़ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भैया हमारा टैबलेट मोबाइल थोड़ा नया बना रहे, ताकि धूल धक्कड़ तमाम कण जो है ना लगे, तो हम उसको लेमिनेट कराते हैं। अब तो ये ग्लास आती है ना, एक पता नहीं कौन सा ग्लास लगाते हो, स्क्रीन गार्ड लगाते हो, तमाम चीजें लगाते हो। तो उसका बस पर्पज क्या होता है, आपका पर्पज यही तो होता है कि हम प्रोटेक्ट कर रखें उसे। तो हम क्या करेंगे, हम अंग को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, यानी हम अंग को रैप करते होंगे, उसके चारों तरफ भी एक कवरिंग बना देते होंगे कि भाई कम से कम कोई चीज अगर हमारे शरीर में आए बाहरी वातावरण से तो डायरेक्ट हमारे अंग पे ना अटैक करे, या डायरेक्ट उसकी मुलाकात हमारे अंगों से ना हो। तो जो हमारी उपकला ऊतक होती है वो क्या बनाती है, कवरिंग बनाती है। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, क्या बनाती है भैया, आवरण बनाती है। किसका, आस्तर बनाती है, रक्षात्मक परत होती है, यानी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देखिए काम समझ में आ गया आपको। यानी हम किसी भी उपकला ऊतक के बारे में पढ़ रहे होंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग को क्या करती होगी, रक्षा प्रदान करती होगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती होगी। कैसे करती होगी, तो उसका आस्तर बनाती होगी, उसका आवरण बनाती होगी। भैया इसका ऑरिजिन अगर हम देखें, उत्पत्ति, तो अलग अलग उपकला ऊतक की उत्पत्ति जो होगी अलग अलग होगी, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से। तीनों जर्म लेयर से हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कहां की है उपकला। फिर हम बात करेंगे संयोगी ऊतक की, यानी कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करके रखती है हमारे शरीर को। देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है जब हम संयोगी ऊतक पढ़ रहे होंगे तो। लेकिन इसका काम होता है जोड़ना, सहारा प्रदान करना और पदार्थों का शरीर में परिवहन करना। देखेंगे कि हम संयोगी ऊतक कितने प्रकार का होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो होती है कनेक्टिव टिश्यू या संयोगी ऊतक की, वो कहां से होती है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होती है। फिर हम बात करेंगे अपने पेशीय ऊतक की, यानी मसल्स के बारे में बात करेंगे कि मसल्स कितने तरह की होती हैं।
तो मसल्स का काम संकुचन और शिथिलन में होता है, जिसके कारण गमन और चलन होता है हमारे यहाँ। अलग अलग गमन और चलन को अलग देखेंगे कि गमन क्या होता है, चलन क्या होता है, इसके लिए एक चैप्टर ही है हमारे यहाँ। अगर पेशी ऊतक का देखें तो मेजोडर्म से होता है, और कुछ जो है इसमें अपवाद भी हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। फिर हम तंत्रिकीय ऊतक की बात करें तो शरीर में जो आवेग होते हैं उनकी उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। जो तंत्रिका ऊतक होता है इनकी उत्पत्ति का अगर हम जिक्र करें तो एक्टोडर्म से होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में, यानी भ्रूणीय परिवर्धन जब हमारा होता होगा तो जो तंत्रिका ऊतक होती होगी वो बाहर की सेल लेयर से बनती होगी, तो हम बोल रहे हैं एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। तो एक एक करके लगभग एक मोटा मोटी जो कार्य है हमारे ऊतक का वो लगभग हमने इस पार्ट में आपको दिखा दिया। यही मोटा मोटी कार्य हमारे यहाँ होता होगा, लेकिन इस मोटा मोटी कार्य को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी इस पार्ट में, इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल डिस्कस कर पाएंगे उपकला ऊतक के बारे में। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आपसे एग्जांपल्स पूछे गए हैं, चाहे वो उपकला ऊतक हो या संयोगी ऊतक हो या तंत्रिकीय ऊतक हो या पेशीय ऊतक हो, तो हम उसी अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं किससे? उपकला ऊतक से। इससे भैया एपिथेलियल टिश्यू से। और हमें इतना पता है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रदान करती हैं? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती हैं भैया? प्रोटेक्शन। यानी इनका कार्य देखें तो कहीं ना कहीं रक्षा से है। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा ही तो होता है, इससे है भैया रक्षा से। तो रक्षा कैसे प्रदान करती है भैया? तो आवरण बना के, आवरण बना के, यानी हम बोल सकते हैं कि क्या बना के? आस्तर बना के हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। अब हम देखेंगे कि जो उपकला ऊतक है, क्योंकि हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि संरचना में समान हो, हमने बताया था कि जरूरी तो नहीं है कि संरचना में समान हो या कार्य में समान हो, लेकिन कार्य कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है इनका। यानी अल्टीमेटली इनकी संरचना कुछ भी हो या इंडिविजुअली ये कोई भी काम करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंगों को ये रक्षा प्रदान करती होंगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती होंगी मेरे अंगों के चारों तरफ, ताकि बाहरी वातावरण से होने वाले जो नुकसान है, जो डैमेज है, उसको रोका जा सके। क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा बता दो, बोल दो कमेंट बॉक्स में। और वो बातें हेलो हाय कहाँ से हो कैसी हो बंद कर दो। 1 साल बंद कर दोगे तो फिर तुम्हें हाय हेलो करने वाले लोग मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो जिनसे आज हाय हेलो कर रहे हो वही मुंह छुपा के भाग जाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि भैया क्या लॉन्ग टर्म पे रहना है या कुछ दिनों के लिए हेलो हाय करना है। पहला टेस्ट का रिजल्ट आएगा, जो लौंडा टॉप पे होगा देखो उसका भौकाल गदर मचेगा, ठीक है? तुम्हारा नंबर आएगा 0, तुम्हारा अलग गदर मचेगा, ठीक है? तो गदर कैसे मचाना है आप पे डिपेंड करता है। फिर हम बात करेंगे इनके बारे में, बात कर लें। पहले हम जानते हैं थोड़ा सा, कोई भी उपकला होगी, कोई भी उपकला अगर हम देखें तो किसी उपकला का अगर हम जिक्र करें तो उपकला के बारे में तो पहले हम जान लें कि उपकला बनी कैसे होगी। उपकला हम देखेंगे तो उपकला जब भी कहीं देखेंगे, जिक्र करेंगे, उपकला का कहीं भी जिक्र करेंगे तो उपकला जो होगी, अब किस प्रकार की कोशिका से बनी है वो बात अलग है, लेकिन उपकला जो होती है वो उसके नीचे आधार कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आधार कला, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या भैया? आधार कला। और इस आधार कला के नीचे भी देखें, अगर इस आधार कला के नीचे भी देखें तो हमारे यहां इस आधार कला के नीचे क्या होगा? संयोगी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? संयोगी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोगी ऊतक होते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आधार कला पाई जाएगी और उस आधार कला के ऊपर हमारा क्या होगा? उपकला होगा। जैसा भी होगा अभी हम देख लेंगे। नॉर्मली एक कलर बदल दें, अगर कलर बदल के जताना चाहें आपसे तो मान लीजिए हमने इसे क्या बोल दिया? उपकला बोल दिया। क्या बोल दिया? उपकला बोल दिया, यानी एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया। याद रहे, उपकला के नीचे क्या पाई जाती है? आधार कला पाई जाती है। ये बात याद रहेगी, बहुत रफली डायग्राम बनाया है, इस बात को समझिएगा। और आधार कला के नीचे क्या पाई जाएगी? संयोगी ऊतक पाए जाते हैं। इसी बात को हम बताना चाह रहे हैं। तो हम जब देखेंगे तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान उपकला ऊतक जो होता है वो सर्वप्रथम बनता है, सबसे पहले बनने वाला। अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में कि सबसे पहले बनने वाला हमारे शरीर में ऊतक कौन है भैया, तो हमारा उपकला ऊतक। इस बात को हाईलाइट कर लेते हैं।
उपकला ऊतक सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। यहां तक कोई समस्या? भैया बोलते जाओ समस्या अगर कोई हो तो। वहां देखिए उपकला की कोशिकाएं भी बनी हुई हैं। फिर हमें इस ऊतक से पुनरुत्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, यानी रीजनरेशन पावर इसमें ज्यादा पाई जाती है। ये क्या हो गई? इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्या हो गई? इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर हम देखेंगे यह ऊतक हमेशा संयोगी ऊतक पर वृद्धि करता है, इसीलिए इसे उपकला ऊतक कहते हैं। जैसे एक कप्तान हो गया और एक क्या हो गया? उपकप्तान। यानी कप्तान और उपकप्तान में अंतर समझते होंगे। तो ये चूंकि वृद्धि करता है किस पे? संयोगी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, इसलिए इसे उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है। फिर कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई अति अल्प अंतर कोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। इस बात का मतलब समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होंगी, क्योंकि इनका काम है क्या? रक्षा प्रदान करना। समझ लीजिएगा, यही समझा दें अगर, या आगे जोड़ के समझा दें। जैसे कि हम बोले कि मान लीजिए एक कोशिका हो गई, एक कोशिका हमारी ये हो गई, एक कोशिका हमारी ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे दूर दूर रहें। अब भैया दूर दूर रहेंगे तो खुद ही रक्षा कहां से प्रदान करेंगे? आप अपने घर की दीवार बनाइए और खूब सारा छेद छोड़ दीजिए, तो भैया चोर तो घुस ही जाएगा ना। तो दीवार बनाते हैं तो दीवार को एकदम सील कर देते हैं। हमारा पर्पज होता है कि इस रूम के अंदर कोई ना घुसे, और इनका भी तो पर्पज यही है कि जिस अंग के चारों तरफ ये हैं उस अंग को बाहरी वातावरण से कोई समस्या ना हो। तो डेफिनेट सी बात है, जो उपकला बनती होगी उसमें जो कोशिकाएं होती होंगी वो क्या होती होंगी? एक दूसरे से एकदम ऐसे लगी हुई होती होंगी, और इनके बीच में जो होता होगा, जो स्पेस होता भी होगा, उसमें क्या भरा होता होगा? मैट्रिक्स भरा होता है, यानी अंतरकोशिकीय आधात्री भरा होता है। तो जुड़ी होती हैं इससे। बात समझ में आ रही है? एकदम हाँ या ना बोलिएगा। रक्त वाहिनियां और लसिका वाहिनियां भेदने में असमर्थ होती है। फिर रक्त संचरण अनुपस्थित होता है यहां उपकला ऊतक में, क्योंकि जब जगह ही नहीं होगा तो कैपिलरी रक्त जो वाहिनी होगी वो कैसे अंदर इंटर करेगी? तो यहां नहीं पाई जाती है। कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आधारीय संयोगी ऊतक पर निर्भर होती हैं, यानी जो आधार कला है यही इनको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी ब्लड वेसल्स अगर हम देखें तो उपकला ऊतक में नहीं पाई जाती हैं। उपकला ऊतक में नहीं पाई जाती हैं भैया, खुद ही एकदम टाइटली पैक्ड है। अब तुम्हारा घर का दीवार बना हुआ है तो तार घुसा लाओगे क्या? उसके लिए तो छेद करना पड़ेगा तुम्हें ना। नहीं घुसा पाओगे, नहीं घुसा पाओगे। तो पोषण के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है भैया? आधार कला पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बात समझ में आ रही है? कोशिकाएं अपने पोषण के लिए आधारीय संयोगी ऊतक, जो आधार है, जो संयोगी ऊतक है, उस पे क्या है? ये डिपेंडेंट होती है, इनको मिलता है। क्लियर है? लाल कलर से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जहां भी रक्त दिखाएंगे वहां लाल कलर से दिखाएंगे, और रक्त के तहत ही हमारे यहाँ क्या पहुंचता है? पोषण पदार्थ पहुंचता है, या अपशिष्ट पदार्थ हम कन्वे करते हैं। कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ लेते हैं और कोशिका को पोषण प्रदान करते हैं, ऐसा होता है। तो उपकला ऊतक के बारे में इतनी बातें क्लियर हैं कि भैया सर्वप्रथम यही ऊतक उत्पन्न होता है, इसमें रिजनरेशन पावर ज्यादा होता है, इस संयोगी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, अंतर कोशिकीय स्पेस बहुत कम होता है, जो होता भी है उसमें आधात्री यानी मैट्रिक्स भरा होता है। यहां पे रक्त की सप्लाई नहीं पाई जाती है, और पोषण के लिए डिपेंडेंट होती है उस पे? संयोगी उपकला पे। क्लियर है? यस या नो? हाँ या नहीं तथ्य के साथ? क्लियर है? हाँ या नहीं बताइए? क्लियर है कि नहीं? चलिए क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसी, जैसे आधार कला हमने बना लिया। आधार कला जिसको हम बोल रहे थे, यानी नीले रंग से, जिसको अगर हम बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को वहां लाल दिखाया था, यहां हम आधार कला का जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम दिखाए थे वहां पिछले डायग्राम में। हमने बताया था पहले कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसके ऊपर आधार कला पाई जाएगी। कई बार पूछा गया है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, उसका नेचर कैसा होता है? तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है पतली होती है, निर्जीव होती है, अकोशिकीय होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझ रहे होंगे, चयनात्मक पारगम्यता शो करती है। क्या भैया? इसकी बात हो गई। फिर बेसल लेमाइना होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। फाइब्रस लेमाइना पाया जाता है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड हाइलोरॉनिक अम्ल जिसमें होगा, प्रोटीन के तंतु होंगे, संयोगी ऊतक द्वारा इनका श्रवण होता है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में, तो जो पूछा जाएगा उसके बारे में जान लें। आधार कला कैसी होती है, किसकी बनी होती है, ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो आधार कला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? पतला होता है, निर्जीव होता है, अकोशिकीय होता है, और चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इतनी बात तो क्लियर रहेगी।
ऐसे याद कर लो, संयोगी उत्तक, आधार कला, आधार कला के ऊपर उपकला, ऐसे याद कर सकते हो, याद कर सकते हो। जो जो हमारा संयोगी उत्तक है वही पोषण प्रदान करता है, क्यों भैया, तो जो हमारा उपकला है वहां पे रक्त की सप्लाई नहीं होती है, तो जब रक्त जाएगा ही नहीं तो खाना पहुंचेगा कैसे, तो रक्त की सप्लाई क्यों नहीं होती है भैया, तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, एक दूसरे से काफी टाइटली जुड़ी होती हैं, और टाइटली जुड़ी होती हैं इस वजह से कोई जगह मिलता ही नहीं है, और जगह मिलता ही नहीं है तो ब्लड कैपिलरी जा ही नहीं पाती है वहां। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए एकदम क्लियर है तो थोड़ा सा सेलों के जुड़ाव के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि उपकला बन रही है, अच्छी बात है। हम बोल रहे हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं ऐसे, तो मान लीजिए कोई एक कोशिका ए हो गया, कोई कोशिका बी हो गया, कोई कोशिका सी दिखा दिया हमने, कोई कोशिका डी दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया। तभी ये कोशिकाएं आपस में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेल है, हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, और जो कोशिकाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, इनके बीच में भी तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ पे अंतर कोशिकीय जो क्षेत्र होता है उसमें अंतः कोशिकीय क्या भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, ये भी पता होगा आपको। तो कोई दो कोशिका आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, उनके बीच का रिलेशन, यानी उनके बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच का जुड़ाव कैसा है, जो सेल, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल के बीच का जुड़ाव कैसा है, क्या एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को यानी कोशिका द्रव्य के वो आना जाना अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो कोशिका है ऐसे, तो ऐसा तो है नहीं, ये दीवार जो है वो कैसी है, वो नेचर वाइज कैसी है, क्या मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर रही है कि कोई वस्तु या कोई भी चीज, कोशिका द्रव्य जो है ए से बी में जाए या बी से ए में आए, तो किस तरह का इनके बीच में संधि पाया जाता है, क्योंकि संधि हम कहते किसे हैं, जहां पे दो चीजों का मिलान होता है उसे ही तो संधि कहते हैं। तो कोई भी दो कोशिका किस तरह की संधि बनाती है, अगर इसका जिक्र करें तो एनसीईआरटी में आपके यहां 3 तरह की दी हुई है, याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपसे एक भी सवाल गलत ना हो। तो हम यहां 4 तरह के संधियों का जिक्र करेंगे। संधि जब भी कहेंगे और कोशिका के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो बस यही समझिएगा कि कोई भी दो कोशिका आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, किस तरह का नेचर शो कर रही हैं, उसके हिसाब से हम संधि बताते हैं कि भैया यह संधि है। बोल दिया हमने टाइट जंक्शन है, बोल दिया हमने गैप जंक्शन है, तो कम से कम दिमाग में ये बात समझ रही हो कि भैया अगर यहां गैप जंक्शन है तो यहां मटेरियल आता जाता होगा। तो यही हम समझना चाहेंगे कि दो संधि, दो जो कोशिका होती है आपस में जुड़ने का नेचर क्या होता है उनका, या संधि का प्रकार क्या होता है उनके। तो हम देखेंगे तो हमारे यहां इंटरडिजिटेशन, अभी हम समझा देंगे इसका मतलब, और डायग्रामेटिकली दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लुक टुवर्ड हो सके, देखेंगे तो ज्यादा समझेंगे। इंटरडिजिटेशन, फिर होता है टाइट जंक्शन, नाम से ही पता है दृढ़ संधि कहते हैं इसे। फिर होता है डेस्मोसोम्स, बहुत बार सवाल पूछा गया है। और फिर होता है अंतराली संधियां यानी गैप जंक्शन, जो भी कोई बंदा अगर पिछली बार पढ़ा होगा और पिछले एग्जामिनेशन को दिया होगा और बहुत सारे एमसीक्यू बुक को सॉल्व किया होगा तो देखा होगा इन संधियों से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कभी कभी। और हमारे लिए तो एक सवाल भी मैटर करता है, जैसा कि इस बार का पेपर देखा होगा आपने, हर साल 2-3 साल तक बायो काफी आसान आई तो काफी आपने हल्के में लिया। तो आपको तैयारी एकदम इतना बेसिस पे, आप बहुत लड़के बोलते हैं कि सर एसर्शन रीजन टाइप का बताइएगा। एसर्शन रीजन होता क्या है यार, क्वेश्चन बनता कहां से, क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से ही तो बनता है, क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से ही तो बनता है। मान लीजिए बोल दे कि कोई कथन ऐसा हो कि बता रहा हो गैप जंक्शन को डिफाइन कर रहा हो, स्टेटमेंट दिया हो, और दूसरे स्टेटमेंट में गैप जंक्शन का क्या दिया हो कि ये कैसे अलाउ करता है मटेरियल को, अलाउ करता है कि नहीं मटेरियल को, उसके बारे में लिखा हो। तो आपको यही बताना होगा ना कि भैया ये स्टेटमेंट सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, या रीजन एसर्शन दोनों सही है, यही तो बताना होगा। कोई रॉकेट थोड़े आता है बाहर से कि भैया ये वाला सवाल तो भैया अलग से पढ़ना, अलग से नहीं पढ़ना आपको, बस आप बेसिक तैयार करिएगा तो इंटरलिंक कर जाइएगा कि हाँ जो रीजन दिया है यार वो तो बात सही नहीं बोल रहा है, जो रीजन दिया वो तो सही बोल रहा है। उसका ट्रिक भी बताएंगे हम आपको, सवाल के साथ बताएंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो उसके लिए एकदम पैनिक मत होइए। तो 4 तरह के संधियों का जिक्र हम करेंगे, इंटरडिजिटेशन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। यानी इंटरडिजिटेशन एक होगा, दृढ़ संधियां, डेस्मोसोम और अंतराली संधियां। शायद इंटरडिजिटेशन आपके यहां न दिया हुआ हो, ठीक है, क्लियर।
तो बढ़े आगे, बढ़े आगे। बात यह है कि समझ में है तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। जब बढ़ेंगे तो पहले हम इंटरडिजिटेशन दिखाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो मान लीजिए एक कोशिका ए हो गई, दूसरी कोशिका क्या हो गई, हमारा दूसरा हाथ हो गया। तो दो कोशिकाएं आपस में कुछ ऐसे जुड़ी हुई हो, ऐसे 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 ऐसे, उसे हम कहते हैं इंटरडिजिटेशन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक कोशिका ए है और ये क्या है, कोशिका बी है। ये आपस में जब जुड़े, जैसे मान लीजिए कोशिका ए बना लिया हमने, यहां कोशिका हमने बी बनाया, और जहां पे इनका जुड़ाव हो रहा है वहां पे कुछ ऐसा माहौल तैयार करें, वहां पे कुछ ऐसा माहौल तैयार करें, उंगली नुमा प्रभार बनाए, प्रवर्ध बनाए, तो हम ऐसे संधि को बोलते हैं इंटरडिजिटेटेड। अब एकदम ध्यान से ही समझिएगा, यही बातें लिखी भी होंगी। यह उंगलियों के समान प्रवर्ध होते हैं, ठीक है, जो समीपस्थ कोशिका की कोशिका झिल्ली को ढकेलते हुए कोशिका द्रव्य में धंसे रहते हैं। देखिए यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना, हाँ या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मुख्यतः संक्रमण यानी ट्रांजिशन उपकला जब हम पढ़ेंगे, जब हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ रहे होंगे, वहां पे जो यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो भी कोशिकाएं होंगी, यानी संक्रमण उपकला में, उपकला है तो कोशिका होगी, तो जहां संक्रमण उपकला पाया जाता होगा उन कोशिकाओं के बीच का जुड़ाव यानी संधि देखेंगे तो इंटरडिजिटेटेड होंगी, यानी उंगली नुमा प्रवर्ध बना के आपस में ऐसे जुड़ी होंगी। तो छुड़ा लो हमको, ये छुड़ा पाओगे आसानी से, छुड़ा पाओगे इसे, नहीं। तो वहां पे इंटरडिजिटेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि इंटरडिजिटेशन कहां पाया जाता है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि भैया जहां संक्रमण उपकला पाई जाती है वहां के कोशिकाओं के संधियों में इंटरडिजिटेशन पाया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए दूसरा संधि देखते हैं। दूसरा है दृढ़ संधि या टाइट जंक्शन। क्या है भैया, नाम से ही क्या पता चल रहा है, बहुत टाइटली अडेयर है। जैसे हम उदाहरण देके ही बताएंगे दोस्त। जैसे मान लीजिए एक सेल ए हो गया, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बड़ा बना देते हैं। एक सेल ए हो गया, एक सेल ए हो गया, यहां डायग्राम दिखा हुआ है, अब इसमें भी कोरिलेट कर देंगे हम, ठीक है। तो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम कोई कलर चेंज कर दे थोड़ा सा, संधि हम तभी कहेंगे जहां जुड़ाव होता होगा। एक सेल यानी सेल ए सेल बी से जुड़ा हुआ है, ऐसे, ये सेल ए हो गया, ए बी हो गया, जहां जुड़े हुए हैं उसे हम संधि कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा संधि है जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रही है, यानी इस संधि यानी ये जुड़ाव जहां पे है एक कोशिका से दूसरे कोशिका का, इस जुड़ाव ना तो इधर से मटेरियल इधर ट्रांसफर होने दे रहा है और ना ही इधर से इधर, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, टाइट जंक्शन। यह पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से क्या होता है, रोकता है। देखिए एक सेल ए बना हुआ है, एक कोशिका बी बनी हुई है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना इधर से मटेरियल इधर जा रहा होगा ना इधर से मटेरियल इधर जा रहा होगा। अगर ऐसा है संधि तो उसे हम बोलते हैं क्या, टाइट जंक्शन या दृढ़ संधि। क्लियर है, दिख रहा होगा डायग्रामेटिकली, एक कोशिका हमने ये लिया है और दूसरा कोशिका झिल्ली, कोशिका की कोशिका झिल्ली ये है। इनके बीच का यह वाला पॉइंट जो है किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को क्या है, अलाउ नहीं करता है, ए और बी के बीच में होने नहीं देता है। तो ऐसे संधि को, ऐसे जुड़ाव को हम बोलते हैं क्या, दृढ़ संधि। क्लियर है, हाँ या नहीं, एकदम शर्माने का नहीं, बैच में अपना पैसा दिया है, अपने हिसाब से बताओ सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा होता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम समझ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहां एक कोशिका बनी हुई है,
एक कोशिका की कोशिका झिल्ली बनी हुई है भाई, मिलता तो कोशिका झिल्ली ही होगा आपस में, अटैचमेंट तो कोशिका झिल्ली का ही रहता होगा। एक कोशिका ए है, एक कोशिका की कोशिका झिल्ली ए है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो एक कोशिका झिल्ली दूसरे कोशिका झिल्ली से, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं। पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी देखिएगा, अब कोशिका द्रव्य को जोड़ता है, तो मान लीजिए एक कोशिका ए हो गई, हमने दूसरी कोशिका ए बना ली, चलो बना लेते हैं भैया। तो एक कोशिका हो गई, इनके बीच में इनका मटेरियल इनसे जुड़ा हुआ है, इनका मटेरियल कोशिका द्रव्य इनसे, इनका कोशिका द्रव्य इनसे, समझिएगा। एक मिनट, तो देखिए जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है किसी पॉइंट से होता होगा, कहीं से नहीं होता होगा। जैसे अगर यहाँ का जिक्र करें तो यहाँ से मटेरियल आराम से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाता होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाता होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यानी कोशिका द्रव्य को जो जोड़ता है। यानी ऐसा कोई संधि जो दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, डेस्मोसोम। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा, जो कोशिका द्रव्य को जोड़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं भैया, डेस्मोसोम। तो नॉर्मल ऊपर का जो डिफिनेशन लिखा हुआ वही याद रखिएगा कि ऐसा संधि जो दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़े रखता है उसे हम बोलते हैं डेस्मोसोम। तो मुख्यतः जो हमारा अनन्य जो स्ट्रेचेबल अनन्यगम्य जो होता है उपकला में मिलता है, स्ट्रेचेबल जो हमारे पास पाई जाती है उपकला, वहां पे डेस्मोसोम पाए जाते हैं। अस्तरित उपकला को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मैकुला एडहेरेंस भी कहा जाता है इसे। ये नाम बहुत बार पूछा गया है, हो सकता हो आपसे नहीं टकराया हो इसलिए नहीं पता चल रहा होगा आपको। तो जो हमारे डेस्मोसोम्स होते हैं उन्हें हम मैकुला एडहेरेंस कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पास क्या होता है, अंत मध्यस्थ तंतु रखते हैं जिसको टोनोफाइब्रिल कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे, तंतु दिखाई दे रहे हैं। इन तंतुओं को हम क्या बोलते हैं, टोनोफाइब्रिल बोलते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो डेस्मोसोम होता है। डेस्मोसोम को फिर से एक बार समझ लीजिए, दो कोशिकाओं को ऐसा जुड़ाव जिसकी वजह से एक का कोशिका द्रव्य दूसरे के कोशिका द्रव्य से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे जंक्शन को हम क्या बोलते हैं डेस्मोसोम। जो स्ट्रेचेबल उपकला होती है, जो तन्य पारक उपकला होती है, जहां अनानम्य कहते हैं इसे, वहां पे क्या पाई जाती है, ऐसी उपकला पाई जाती है, ऐसा संधि पाया जाता है कोशिकाओं के बीच में। मैकुला अडहेरेंस भी इन्हें कहते हैं। जो चौथा हमारे पास उपकला है उसको कहते हैं गैप जंक्शन, यानी अंतराली संधियां। इसका मतलब समझ लेंगे, संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ के रखती है। जो गैप का मतलब ही गैप है, टाइट का मतलब ही टाइट है। तो आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायक होती है। यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में किसी आयन को भेजना हो, या किसी बड़े आयन को या किसी बड़े मॉलिक्यूल को भेजना हो, तो उसके लिए क्या होती हैं, रास्ता प्रदान करती हैं। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ऐसे। तो ऐसे को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया तो गैप जंक्शन और डेस्मोसोम दोनों अलाउ कर रही हैं, तो यहाँ आयन और मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए बताया गया है कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो एक आयनों के और अणुओं के बीच के क्या करता है, पारगम्यता बनाए रखता है दो कोशिकाओं के बीच का, और वहां कोशिका द्रव्य आपस में जुड़ी होती है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये चार तरह के जंक्शंस के बारे में आपसे सवाल पूछे गए। अब जब भी हम उपकला पढ़ेंगे तो देखा हमने कोई स्ट्रेचेबल, कहीं भी अगर उपकला हम पढ़ रहे हैं तो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होंगी, और आपस में जब जुड़ी होंगी हमने बताया था कि कोशिकाएं आपस में एकदम हाईली टाइटली कनेक्टेड होती हैं। तो किस तरह की संधि बनाती हैं, इसलिए इस पार्ट को देखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, यस या नो। चलिए आगे बढ़ेंगे तो जिक्र करेंगे अंतर कोशिकीय संधियों को एक जगह दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर एक कोशिका में ही देखना चाहें तो मान लीजिए कोई कोशिका ए हो गई, कोई कोशिका बी हो गई, तो यहां पे इंटरडिजिटेशन दिखाया जा रहा है। यहां पे देखेंगे तो हम टाइट जंक्शन दिखा रहे हैं। यहां पे देखेंगे तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं भैया, डेस्मोसोम दिखाना चाह रहे हैं, फाइब्रिल्स बनी हुई हैं ऐसे ऐसे टोनोफाइब्रिल्स। और यहां पे देखिएगा तो हम गैप जंक्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर एक कोशिका में देखिएगा तो कोशिका का जुड़ाव कुछ ऐसा होता है दूसरी कोशिका के साथ। नीचे आधार कला हमारा होगा बढ़िया, आगे बढ़ लें।
अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बातें पढ़ लेंगे, कुछ बातें पढ़ेंगे जैसे कहां कहां जिक्र होगा। जैसे हम माइक्रोवेलाई का जिक्र करें अगर कहीं, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, या कहीं सीलिया का जिक्र करें या काइनोसीलिया का जिक्र करें तब इसका मतलब क्या समझिएगा, और कहीं स्टीरियोसीलिया का जिक्र करें तो इसका मतलब क्या होगा। हमने बताया था कि हर चीज को हम लोग पहले समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी सीलिया आता है टर्म या माइक्रोवेलाई आता है तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हो, लेकिन जब भी हम इस तरह के टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो उसका एग्जैक्ट फंक्शन जब आप जानेंगे तो आपको वो सही आंसर याद होगा, सही तरीका याद होगा, अप्रोच याद होगा कि आपको सवाल को टैकल कैसे करना है। कि भैया वहां माइक्रोवेलाई पाई जा रही है तो कहीं ना कहीं वो माइक्रोवेलाई वहीं पाई जाती है जहां एक कार्य होता है। भैया वहां सीलिया पाई जाती है तो सीलिया वहीं पाई जाती होगी जहां पे कार्य होता होगा। भैया वहां स्टीरियोसीलिया पाई जाती है तो वहां पे यही कार्य होता होगा। बात समझ में आ रही है? तो कार्य समझते हैं। अगर तीनों का नाम ले रहे हैं तो माइक्रोवेलाई अगर कहें तो माइक्रोवेलाई का कार्य क्या होता है भैया, तो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए यानी जब कहीं भी अवशोषण हो रहा हो, जैसे हम अपने इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन में माइक्रोवेलाई का जिक्र करते हैं ना, हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा जो है बना हुआ है, जो म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, और ज्यादा से ज्यादा सतही क्षेत्रफल मिल सके किस कार्य के लिए भैया, अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए। क्योंकि सतही क्षेत्रफल तो अपने लंग्स के एल्वोलाई में भी बढ़ाते हैं हम, लेकिन क्या वहां कुछ अवशोषित करते हैं क्या हम? वहां डिफ्यूजन कर रहे होते हैं, विसरण कर रहे होते हैं, वहां तो अवशोषण नहीं कर रहे होते हैं ना। तो जहां भी बात अवशोषण की आएगी, यानी कोई चीज हम रीअब्जॉर्ब कर रहे होंगे या एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, वहां पे सतह क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेट सी बात है जो भी म्यूकोसा होगी या जो भी लाइनिंग होगी वो क्या बना रही होगी, माइक्रोवेलाई बना रही होगी। एक जरूर याद रखिएगा, अगर कहीं सीलिया पाया जा रहा है तो एक दिशीय गति एवं चलन में सहायक। अगर कहीं स्टीरियोसीलिया यानी दृढ़ पक्षमाप पाया जा रहा है तो उसका काम होगा सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा, स्टीरियोसीलिया और माइक्रोवेलाई दोनों में सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का जिक्र हुआ है, लेकिन माइक्रोवेलाई जब हम बोलेंगे तो वहां सतह क्षेत्रफल बढ़ाने का पर्पज क्या होगा, तो पर्पज होगा अवशोषण। तो ये तीनों नाम से आप एकदम वाकिफ हो जाइए, एकदम रूबरू हो जाइए कि इस तरह के टर्म्स जब हम इस्तेमाल करेंगे कि यहां माइक्रोवेलाई बना, यहां सीलिया बना, वहां स्टीरियोसीलिया बना, तो कम से कम जेहन में एक बात जरूर याद रखिए, घोट घोट के पड़ा होना चाहिए कि भैया अगर माइक्रोवेलाई है तो सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहा होगा, और सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का बस एक पर्पज होगा कि हम किसी चीज को अवशोषित करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। भैया कहीं सीलिया होगा तो एक दिशीय गति करा रहा होगा वो, और उसका अपना पर्पज होगा एक दिशीय गति का। फिर हम बात करेंगे स्टीरियोसीलिया का, भैया तो सतही क्षेत्रफल यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि यहां अवशोषण के पर्पज में बढ़ रहा होगा, वहां कुछ और ही पर्पज होगा, तो हम देखते हैं तो जिक्र बढ़ता चला जाएगा। तो इन तीनों नामों को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं जानते हो इसके बारे में तो आपके लिए एक टर्म है, बस आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। सीलिया आया, आंख बंद करके निकाल सीलिया, पता ही नहीं है तुम्हें सीलिया क्या है। माइक्रोवेलाई आराम से माइक्रोवेलाई, पता ही नहीं है तुम्हें क्या होता है। जब ये पता होने लगेगा ना दोस्त, तब एनसीईआरटी पढ़ के देखना, मजा आना चालू हो जाएगा। यही छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप स्किप करते हुए फिरते हो और बोलते हो कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे सूक्ष्मांकुर के उदाहरण। जैसे मान लीजिए हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि भैया माइक्रोवेलाई कहां पाई जाती होगी। अभी हम उपकला पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले की तैयारी है दोस्ते, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम कि माइक्रोवेलाई का अगर हम जिक्र करते हैं तो कहां कहां पाई जाती होगी। अब देखिएगा जो भी एग्जाम्पल लिखा होगा वहां अवशोषण होता होगा। आंत की दीवार, सभी बच्चों को पता है भैया कि यहां हम क्या करते हैं, जो पाचित भोजन होता है उसको अवशोषित करते हैं। तो हम चाहेंगे ना कि हमारा सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहे, चाहेंगे कि नहीं? चाहेंगे। फिर हम देखें पित्ताशय, तो भैया यहां पित्तरस होता है, पित्तरस का अवशोषण करते हैं हम यहां पे। फिर भैया तो बिक की समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब हम अपना वृक्काणु देख रहे होंगे तो हम कहीं ना कहीं याद होगा, जिसने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कि हमारा जो
समीपस्थ कुंडलित नलिका है, वहां से ज्यादा जो भी फिल्टर आउट होता है हमारे किडनी से, उसको हम पुनः अवशोषित करने का काम करते हैं। देखिए, कोरिलेट करिए कि माइक्रोवेलाई वहीं पे पाया जाएगा जहां पे किसी ना किसी चीज को हम क्या कर रहे होंगे, अवशोषित कर रहे होंगे। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो पचमाप के उदाहरण भैया, कि भैया सीलिया कहां पाई जाती होगी हमारे यहां। तो जहां सीलिया का काम क्या था भैया, एक दिशीय गति कराना। क्या था? एक दिशा में गति कराना। याद करिए आपके श्वास नाल में भैया, आपने पढ़ेंगे, हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि हम जब सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आते हैं हमारे नाक में। तो हमारी जो श्वसनिका होती है, अभी हम आगे जब देखेंगे तो इसके बारे में, लेकिन पहले समझ लें जो हमारी श्वसनिका, जो हमारा रास्ता है श्वसन का, उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ श्लेष्मा स्रावित करने वाले ग्लैंड्स भी यानी ग्रंथियां भी होती है। तो जो ग्रंथियां श्लेष्मा स्रावित करती हैं, तो श्लेष्मा करता क्या है, जो भी डस्ट पार्टिकल है उसे होल्ड कर लेता है। क्या करता है? होल्ड कर लेता है। अब होल्ड करके क्या कचरा अपने घर में रखेंगे? झाड़ू लगाते हो तो क्या कोने में डाल देते हो? नहीं। तो जब होल्ड कर लेता है तो हमारे इसी श्वास नाल में क्या होता है, सीलिया पाई जाती है। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो उपकला होती है वहां सीलिया पाई जाती है। और सीलिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्त? एक दिशीय गति के लिए। तो इस दिशा में गति करती है और धीरे धीरे देखिए हम गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। दो दिशा में होता है, अगर ऐसे ऐसे तो हो सकता है फेफड़े में भी भेज देती। तो एक दिशीय गति तो यहां पाई जाएगी। फिर कहां जरूरत है भैया? फैलोपियन नलिका में। भैया जब ओवरी एग रिलीज करती है, अंडा रिलीज करती है, तो अंडा को ले जाना होता है कहां? गर्भाशय तक, यहां तक पहुंचाना होता है। लेकिन अंडा मूव करता है इसे, तो सीलिया की मदद से क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है फैलोपियन ट्यूब में। तो यहां पे सीलिया की जरूरत पड़ेगी। एपेंडाइमल उपकला हम कहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो हमारा दिमाग होता है वहां पे निलय पाए जाते हैं 4, और उसमें क्या भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे दिमाग से लेके यानी मस्तिष्क से लेके हमारे स्पाइनल कार्ड यानी मेड रज्जु तक मूव करता रहता है। इसके लिए जो हमारे ब्रेन की वेंट्रिकल्स है, यानी अगर हम अपने खोखले दिमाग को जताना चाहें आपसे, तो जो हमारा खोखला दिमाग है अगर हम बताएं कि ऐसे बनता है, बताएं कि ऐसे बनता है, तो यहां पे इसके लाइनिंग पे क्या पाई जाती है? ऐसे सिलिएटेड सेल पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? एपेंडाइमल सेल्स। और ये क्या करती हैं? इनके सीलिया की वजह से हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? मूव होता रहता है। देखिए यहां मोशन में काम आ रही है। ये सारी हमारी उपकलाओं में ही तो पाई जाएंगी। तो पहले जब हम जान जाएंगे कि भैया इन सब चीजों का मतलब क्या है, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। यानी जब भी अब सीलिया आएगा टर्म आपके सामने, तो एक बात तो दिखेगा ना कि सिलिएटेड इपिथेलियम हम बोल रहे हैं, तो भैया सिलिएटेड इपिथेलियम, तो कम से कम ऑप्शन में झांक तो सकते हो यार कि कहां पे मूवमेंट की जरूरत है, कहां पे हम क्या चीज अवशोषित करने की जरूरत है, उसके हिसाब से जवाब तो दे पाओगे, जवाब दोगे। तो हम बस, प्रॉब्लम ये होता है कि हम इन चीजों को बस एक टर्म समझ के छोड़ देते हैं और बाद में घूमते फिरते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, टर्म रटना ही नहीं है आपको, कार्य को समझिए। ठीक है, अगला देखेंगे भैया। तो अगला हमारा क्या आ गया? पचमाप के उदाहरण। अब याद करिए, हमने बताया था स्टीरियोसीलिया का जिक्र जहां होगा, स्टीरियोसीलिया का क्या था काम भैया? स्टीरियोसीलिया का काम था भैया सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। कहीं पे हमने अवशोषण का जिक्र नहीं किया था, सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना था। बढ़ाना था कि नहीं? कहीं पे अवशोषण का जिक्र किया गया कि इसलिए सतह क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं जिससे अवशोषण हो सके? नहीं, कहीं नहीं जिक्र किया गया। तो देखिए अधिवृषण पढ़ा होगा आपने, जो अधिवृषण होता है वो ज्यादा से ज्यादा कुंडलित होता है। क्यों भैया? तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं अपने स्पर्म का, इसके लिए। फिर हम देखेंगे भैया शुक्रवाहक नलिका जो होती है। फिर हम देखेंगे मैकुला और क्रिस्टा। हमारे यहाँ जो कान को काट करके जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे मैकुला और क्रिस्टा पाया जाता है, नामक संरचना पाई जाती है, सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वहां पे सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना काम होता है। सतह क्षेत्रफल को बढ़ा रही है, लेकिन कहीं पे भी जितने भी ऑर्गन्स का जिक्र किया गया है वहां पे कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ये अवशोषण करेंगी। यानी जब हम बात करेंगे माइक्रोवेलाई की, तो माइक्रोवेलाई बनती होगी, और कहां बनती होगी भैया? तो जहां पे अवशोषण हमें ज्यादा से ज्यादा करना होगा, उसके लिए जब सतह क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो माइक्रोवेलाई बनेगी। जब सीलिया पाई जाएगी हमारे उपकला के साथ, तो सीलिया का यही काम होगा कि भैया वो एक दिशीय गति कराती होगी, और एक दिशीय गति का पर्पज होगा अपना
दिखाया हमने एग्जाम्पल आपको। फिर हम बात करेंगे कि स्टीरियोसीलिया यानी पक्षमाप पाया जाता है, तो हम बताएंगे कि स्टीरियोसीलिया वहीं पाई जाएगी, उसी उपकला में पाई जाएगी, या वहीं के उपकला में पाई जाएगी जहां पे सतह क्षेत्रफल बढ़ाना हमारा पर्पज होगा। कहीं पे भी यहां हमने अवशोषण टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी अवशोषण से कोई वास्ता नहीं है, कार्य अलग अलग है उनके, लेकिन सतह क्षेत्रफल हम बढ़ा रहे हैं। तो 3 तरह के हम एपिथेलियम यहां देख लेंगे। अब हम बात करेंगे उपकला ऊतक के प्रकार। अब बेसिकली हम डील करने जा रहे हैं उपकला ऊतक के साथ। अभी तक ये जितनी बातें हमने डील की, सीलिया, माइक्रोबेलाई, स्टीरियोसीलिया, ये सारी उससे एसोसिएटेड बातें थी। इस तरह की बातें जब आप पढ़ेंगे तो आप छोड़ देते हैं। क्या करते हैं आप? छोड़ देते हैं कि चलो हटो, सीलिया ही तो है, लेकिन फंक्शन नहीं पता होता है। कई बार आप फोर्स बता लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं लेकिन उसके बेसिक्स को नहीं जानते, और बेसिक्स नहीं जानते इसलिए वो बातें भारी हो जाती है हमारे लिए। तो जब सबके फंक्शन आप जानेंगे, जैसे एक मोटरसाइकिल चल रही है दोस्त, तो अगर उसके सभी पुर्जों का कार्य आप जान रहे हैं तो आप डेफिनेटली मोटरसाइकिल बना लेंगे, लेकिन नहीं जान रहे हैं तो कैसे बना पाओगे? तो मैकेनिक के भरोसे रहोगे। तो शरीर के सारे अंगों के जो भी चीज पाए जाते हैं उनके कार्य आप खुद जान रहे हैं तो बड़ा आसान है। चलिए उपकला ऊतक के प्रकार देखते हैं। इतनी बातें लिखी हुई हैं उसको नहीं देखते हैं, पहले अपने हिसाब से देखते हैं। हम बात करने वाले किसके बारे में? उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। चलिए भैया जान लें उपकला ऊतक क्या होता है। तो हम बोल रहे हैं क्या? एपिथेलियल टिश्यू। जब भी हम बोले उपकला ऊतक तो जो भी डायग्राम हमने बनाया था आपके दिलो दिमाग में घूमना चाहिए। अगर ये फितरत है तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बस टाइम पास होगा। एपिथेलियल टिश्यू, इसका जिक्र करने वाले हैं। अब टिश्यू जब हम बोल रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि टिश्यू किसे बोलते हैं भैया? कोशिकाओं के समूह को तो बोलते ही बोलते हैं, तो कोशिकाओं का समूह होगा। अब उपकला कैसे समूह से बना हुआ है कोशिकाओं के, उसके हिसाब से हम बांटे। अगर इसे बहुत सिंपली आपके एनसीईआरटी के टर्म में मैं बांट रहा हूं, फिर इसे कॉम्प्लेक्स भी कर लेंगे। तो अगर हम अपने उपकला को देखें तो उपकला को बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं सरल उपकला। क्या बोलते हैं भैया? सरल उपकला। चलिए थोड़ा अंग्रेजी भी बता दें। इस सरल उपकला को हम बोलते हैं क्या? सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं भैया? सिंपल एपिथेलियम। इसका मतलब भी समझा देंगे। क्या बोलते हैं भैया? सिंपल एपिथेलियम। फिर दूसरा हमारे पास क्या होती है भैया? दूसरा होती है संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला का मतलब होता है दोस्त कंपाउंड एपिथेलियम। दोनों में पहले अंतर समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोनों में पहले क्या करेंगे? अंतर समझ लेंगे। अब ऊतक है, एक को बोल रहे हैं क्या? सिंपल एपिथेलिया यानी सरल उपकला, और दूसरे को बोल रहे हैं संयुक्त उपकला। दोनों का मतलब समझ लेंगे। दोनों सिंपल सी बात है, टिश्यू बोल रहे हैं तो कोशिकाओं का समूह होगा, पक्की सी बात है, कोशिकाओं का समूह होगा। लेकिन सरल उपकला में देखेंगे, सरल उपकला में देखेंगे तो चाहे जिस भी कोशिका की बनी हो, कोशिका के हिसाब से हम नाम देंगे सरल उपकला को, लेकिन चाहे जिस भी कोशिका की बनी हो, एक सिंगल लेयर पाई जाती है। एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, एक लेयर में, एक लेयर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं जितनी भी होंगी वो एक लेयर में कोशिकाएं पाई जाएंगी। कोशिकाएं पाई जाएंगी कितने भैया? एक लेयर में। एक लेयर में कोशिकाएं पाई जाएंगी। यहां पे जब भी हम सरल उपकला बोल रहे होंगे, तो जब कंपाउंड बोल रहे होंगे तो एक से ज्यादा लेयर पाया जाएगा। क्या भैया? लिख लेंगे, एक से ज्यादा लेयर पाया जाएगा। एक से ज्यादा लेयर जब पाए जाए,
जो भी कोशिका होगी एक से ज्यादा लेयर में अगर अरेंज है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त उपकला बोलते हैं, यानी कंपाउंड एपिथेलिया बोलते हैं। देखिएगा, समझिएगा, उपकला ऊतक की बात कर रहे हैं, बातें वही रहेंगी कि उपकला ऊतक संयोगी ऊतक होगा पहले, उसके बाद हमारा आधारीय उपकला होगा, उसके बाद क्या होगी, उपकला होगी। फिर हम देखेंगे कि उपकला ऊतक में जो भी सेल्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, अगर वो एक सिंगल लेयर में अरेंज है तो हम उसे बोलते हैं क्या, सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलिया। अगर यही सेल्स जो कोशिकाएं हमारी उपकला बना रही हैं एक से ज्यादा लेयर में अरेंज हैं तो हम उसे संयुक्त उपकला बोलते हैं। नाम और भी देंगे हम, लेकिन अभी ऐसे देखें तो अगर हम एक एक करके जिक्र करें कि भैया सरल उपकला कितने प्रकार की होती हैं कोशिकाओं के आधार पे, तो कोशिकाओं के आधार पे देखें अपने सरल उपकला को, यानी सरल उपकला को देखें किसके आधार पे, कोशिकाओं के आधार पे, यानी सिंपल एपिथेलियम को देखें, साथ साथ में अंग्रेजी लिखते रहिएगा तो मजा आएगा। सिंपल एपिथेलियम के बारे में सोचें तो किस तरह की कोशिकाएं हैं उसके हिसाब से अगर हम अपने सिंपल एपिथेलियम या सरल उपकला को बांटें, डिवाइड करें, तो हम तीन तरह की सरल उपकला देखेंगे। कौन कौन सी भैया, जान लेते हैं। तो पहला होगा सरल सल्की उपकला। क्या होगा दोस्त, सरल सल्की उपकला। बहुत ध्यान से समझिएगा, सरल सल्की उपकला, एकदम हड़बड़ी नहीं मचाइएगा। इसे हम अंग्रेजी में लिखें तो बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा हमारे पास होता है सरल स्तंभाकार उपकला। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तीसरा हमारे पास होता है जिसमें, जिसे हम बोलते हैं सरल घनाकार उपकला। क्या बोलते हैं, सरल घनाकार उपकला, यानी इसका नाम होता है सिंपल कॉल्यूमनर क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया। तीन तरह की एपिथेलियम की बात हो रही है। एक है सरल सल्की उपकला, दूसरा है सरल स्तंभाकार उपकला, और तीसरा है सरल घनाकार उपकला। तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या करते हैं दोस्त, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि भैया तीनों होता क्या है, तीनों होता क्या है इसके बारे में जान ले कि नहीं जान ले। पहले तो नाम से समझिए इसको, हम बोल रहे हैं सरल उपकला। एक बात तो पहले ही पता होगा कि जो है कोशिकाएं जो होंगी इसमें क्या होंगी, एक लेयर में अरेंज होंगी। कोशिका जो होगी, जो भी कोशिकाएं होंगी इसमें, जो भी कोशिकाएं होंगी भैया एक लेयर में अरेंज होंगी, ये बात तो पता है। अब किस तरह की कोशिका है, अगर सल्की कोशिका है तो सरल सल्की उपकला बोलेंगे, अगर कोशिका का आकार स्तंभाकार है तो सरल स्तंभाकार उपकला बोलेंगे, अगर कोशिका का आकार घनाकार है तो हम उसे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलेंगे या सरल घनाकार उपकला बोलेंगे। लेकिन जो भी है उसमें क्या होगा, एक ही तरह की कोशिका पाई जाएगी। क्लियर है, चलिए बात अच्छी है, एक एक करके जिक्र करें अगर हम, एकदम कनेक्टेड है वो। जो आपको लिखना है वो मैं लिख रहा हूं, बस आप समझिए, दिमाग को खोले रखिए, दिमाग को खोले रखिए। अब हम जिक्र करें किसका भैया, पहला ले लें, पहला ले लें। पहला कौन था भैया, सरल सल्की उपकला, सरल सल्की उपकला। यानी सिंपल
स्क्वैमस एपिथेलियम। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सवाल पूछा गया है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जान लेते हैं और कहां कहां पाई जाती हैं ये भी जान लेते हैं। तो पहले तो हम जब भी बनाएंगे उपकला को तो अपने बेसिक्स को नहीं भूलेंगे। बेसिक्स क्या था भैया हमारा? तो बेसिक्स ये था कि पहले तो हमारा संयोगी ऊतक होगा, लाल रंग से दिखा ले दोस्त, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दूसरा भैया क्या दिखा लें? दूसरा हम थोड़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिखा लें, चलो भैया आधार कला भी दिखा लिए। तीसरा हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो उपकला है वो कैसा है भैया? सल्की है। सल की उपकला जो होती है उसमें सल्क नुमा सेल पाई जाती हैं, यानी हम बोलते हैं डिस्क शेप, तस्तरी नुमा सेल पाई जाती है। ऐसे उपकला जो होगा उस पे ऐसे ऐसे कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा, ऐसे ऐसे। इनका कहां होता है भैया? इनको तस्तरी नुमा कोशिका होती है। तस्तरी मतलब समझ रहे हैं ना, डिस्क शेप, तस्तरी नुमा, ठीक है। तस्तरी नुमा कोशिकाएं हैं, डिस्क शेप सेल्ड हैं। अभी इनकी और भी चीजें हम जानते हैं, जो भी उपकला हमने पढ़ा था इसमें देखा था कि अंतर कोशिकीय जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? कम होता है, उसमें अधात्री ज्यादा पाया जाता है और इनका काम ही होता है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो यहाँ तस्तरी नुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे सरल जल की उपकला कहते हैं। अच्छा, जहां बोलते होंगे कि सरल क्या है भैया, दूसरा बोलते होंगे, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे लेकिन पहले इसके बारे में समझ लें। जहां हम बोलते होंगे कि सरल घनाकार उपकला या सरल घनाकार बोल दें, सरल घनाकार बोल दें, मान लो सरल घनाकार बोल दें, यानी सिंपल क्यूबाइडल बोल दें, सिंपल क्यूबाइडल बोल दें। तो जब भी हम सिंपल क्यूबाइडल बोलेंगे, घनाकार बोलेंगे, तो घनाकार मतलब समझ रहे हैं ना, घन बना लें, अगर एक बना लो, थोड़ा उल्टा सीधा होगा लेकिन बना लो, बनाने में क्या आता है? बना लिया। ऐसे बचपन में बनाते फिरे होगे, यानी जो कोशिकाएं होंगी उनका आकार देखे तो घन के आकार का होगा। लेकिन हम क्या है 3D में तो बना नहीं पाएंगे डायग्राम, फिर भी हम जताना चाहें आपसे तो हम पहले तो बनाएंगे संयोगी ऊतक ऐसे, फिर बनाएंगे क्या भैया? आधार कला, फिर बनाएंगे क्या? घनाकार सेल को दिखाएंगे। तो घनाकार कोशिकाओं को जब हम नॉर्मली दिखाते हैं तो ऐसे दिखा रहे होते हैं भैया, ऐसे, जिनका बेस यानी आधार जो होता है थोड़ा चौड़ा दिखाते हैं और जो टर्मिनल हिस्सा होता है थोड़ा सा पतला दिखाते हैं। ये घनाकार सेल्स के बना होता है और एक लेयर में ही प्रेजेंट है, इसलिए इसे सरल घनाकार उपकला कहेंगे। अभी हम देखेंगे कहां पाई जाती है। फिर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे पास होता है सरल स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार, सरल स्तंभाकार बोल रहे हैं यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बोल रहे हैं। सिंपल कॉलमनर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और सिंपल कॉलमनर के बारे में बात करें, कॉलमनर मतलब क्या होता है? स्तंभाकार। तो यहाँ पे क्या, अगर उनको हम देखना चाहें डायग्रामेटिकली होंगी कैसे, पहले तो हम अवेयर हो जाएं, फिर से वही संयोगी ऊतक, फिर से आधार कला, और इस आधार कला के ऊपर जो कोशिकाएं होंगी वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कोई ईंटा जो है सजा के गया हो, ऐसे 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 बड़ी बड़ी लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे। और इनका जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है वो भी क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं, ऐसे इलोंगेटेड होता है, एकदम अंडाकार होता है इनका न्यूक्लियस भी। तो यहाँ पे जहां पे ऐसी पाई जाती है लेयर, उसे हम बोलते हैं, देखिए सेल जो है, जो भी कोशिकाएं हैं, चाहे जैसा भी उनका शेप है उसके हिसाब से हम नाम दे रहे हैं, चाहे जैसा भी उनका आकार है उसके हिसाब से हम नाम दे रहे हैं, लेकिन कोशिकाएं एक ही लेयर में अरेंज हैं, इसीलिए यहीं से हम सिंपल के अंदर में पढ़ रहे हैं, यानी सरल के अंदर में पढ़ रहे हैं, सरल उपकला के अंदर में पढ़ रहे हैं। तो तीन तरह की ये हो गई, फिर आगे यही बात देखने वाले थे। तो सरल उपकला देख लिया हमने, कोशिकाओं का एक ही परत का बना होता है, यह देह गुहा वाहिकाओं नलिकाओं को आश्रित करने का कार्य करता है। कोशिकाओं के संरचना के आधार पर या आकृति के आधार पर हमने तीन बातों का जिक्र किया, तीन लोगों के बारे में बताया आपसे। अब इनके बारे में डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन आप क्या होगा, इनके कैरेक्टर से वाकिफ हो चुके होंगे कि देखने में कैसे होते होंगे।
यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई, किसी को समस्या? हाँ भैया, हाँ या नाम बोल दो, कोई समस्या? जल्दी बोल दो, बोल दो, कोई समस्या नहीं। दूसरा हमारे पास होगा कंपाउंड या अस्तरित बोलते हैं। भैया कंपाउंड बोल रहे हैं, सरल इसको इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो भी कोशिकाएं पाई जाती थी वो एक सिंगल लेयर में थी। यहां पे हम संयुक्त बोल रहे हैं, यानी एक से ज्यादा लेयर में यही कोशिकाएं पाई जाएंगी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, संयुक्त उपकला या स्ट्रेटिफाइड यानी अस्तरित उपकला, अस्तर लेयर यानी कोशिकाएं लेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक स्तरों से बनी होती है। इसका कार्य रक्षात्मक, जैसे कि हमारी त्वचा, ठीक है। अब ये स्ट्रेचेबल भी हो सकती हैं और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल मतलब तन्य, ऐसे तान दो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना तान पाओ खींच के। तो स्ट्रेचेबल भी हो सकती हैं और स्ट्रेचेबल नहीं भी हो सकती हैं। अगर स्ट्रेचेबल है तो उसे हम बोलते हैं क्या, संक्रमण उपकला। हम देखेंगे कि हमारे शरीर में संक्रमण उपकला कहां पाई जाती है। हो सकता हो कि स्ट्रेचेबल ना हो, तो वहां पे भी किस सेल की बनी हुई है, जो अस्तर बना हुआ है किस कोशिका का बना हुआ है। अगर सल्की का बना होगा तो अस्तरित सल्की बोलेंगे, अगर स्तंभाकार का बना होगा तो अस्तरित स्तंभाकार बोलेंगे, अगर घनाभ का बना होगा तो हम बोलेंगे अस्तरित घनाकार। तो उसके हिसाब से हम नाम देते चले जाते हैं, जो भी कोशिकाएं होती हैं उसके हिसाब से। एक बात पूरी समझ में आ गई? ये पूरा स्लाइड का कंटेंट आपको समझ में आ गया? हमने उपकला के प्रकार को देखा है कि हम उपकला को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हमने बेसिकली दो भागों में बांटा, एक को बोला सरल उपकला और एक को बोला संयुक्त उपकला। सरल उपकला हमने बोला कि यहां जो भी कोशिकाएं पाई जाएंगी वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होंगी। अब कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके आकार के हिसाब से हमने इनको तीन हिस्सों में बांटा, सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला और सरल स्तंभाकार उपकला। फिर हम बात कर रहे हैं संयुक्त उपकला की, तो हमने बताया यहां कोशिकाएं दो से अधिक लेयर में अरेंज होंगी। अब इनको नेचर वाइज देखें तो इनमें तन्यता है कि नहीं है, यानी स्ट्रेचेबल है कि नहीं है। अगर तन्यता है तो उसे हम स्ट्रेचेबल एपिथेलियम बोलते हैं, अगर नहीं है तो हम नॉन स्ट्रेचेबल बोलते हैं। अब इसमें भी किस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अस्तरित सल्की है या अस्तरित स्तंभाकार है या अस्तरित घनाकार है, उसके हिसाब से नाम हम देते हैं। और ये जो नाम दिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं नाम से आपसे बस और बस क्या पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा गया है कि सरल सल्की उपकला कहां पाई जाती है, या बहुत सारे अंगों के नाम दे देते हैं और पूछा जाता है कि उसमें सरल घनाकार उपकला कहां पाई जाएगी। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे गए हैं, उसी सवाल के अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर है, हाँ या नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो सरल उपकला की बात कर रहे थे हम लोग, सरल सल्की उपकला। तो हमने बताया यह चपटी होती है, सल्क सदृश कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। सारी बातें हमने बता दी है, बस आप देखते जाइए। केंद्रक केंद्र में पाया जाता है, गोल तथा चपटी होती हैं। पेवमेंट खंडजी, पेवमेंट इप्थिलियम या खंडजी उपकला इसे बोलते हैं। फर्श पर लगी टाइल्स की तरह दिखती है। फर्श पे टाइल्स देखा होगा ना, ऐसे 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 वैसे दिखती हैं, इसलिए इन्हें हम पेवमेंट उपकला भी बोलते हैं या खंडजी उपकला भी बोलते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है दोस्त, हल्के में ना लियो इसे, इस लाइन को। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि पेवमेंट इपिथेलियम कौन बनाता है भैया, तो सरल सल्की उपकला को ही हम पेवमेंट इपिथेलियम कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि पक्के पे बिछी हुई टाइल्स की तरह दिखती है इसकी कोशिकाएं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। लहरदार उपकला भी त्वरित दिखाई देने की वजह से इसे लहरदार उपकला भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ऐसी उपकला जहां पाई जाती है, कुछ तो पर्पज होता होगा, तो जहां पे भी फिल्ट्रेशन करना होता होगा, यानी निस्यंदन करना होता होगा और विसरण करना होता, डिफ्यूजन करना होता होगा, वहां की जो कोशिका या वहां पे जो उपकला पाई जाती होगी, वहां पे सल्की उपकला पाई जाती होगी, निस्यंदन और विसरण। अब याद कर, जब भी उदाहरण दे, जब भी हमने बताया था कि जब भी आप कार्य जान जाओ, तो जो भी मान लीजिए कहीं पूछा जाए कि सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम कहां प्रेजेंट होगी, चार ऑप्शन दिया जाए, तो भैया एक बार दिमाग से सोचो तो कि यहां विसरण हो रहा होगा कि क्या हो रहा होगा, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पाई जाती होंगी ये लोग। तो भैया बोमेंस कैप्सूल, देखिए यहां फिल्ट्रेशन होता है कि नहीं, नेफ्रॉन किडनी जब हम पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखा होगा तो इत्तेफाक से देख लेंगे, लेकिन यहां तो निस्यंदन होता है ना, तो बोमेंस कैप्सूल में पाई जाती है। फेफड़ों की कूपिकाएं,
भैया हम सांस ले रहे हैं तो हवा ले रहे हैं, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं विसरण के द्वारा। तो भैया वो कुपिकाओं की जो लेयर अस्त्रित अस्तरण जो होता है वहां पे सरल सल की उपकला पाई जाती है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ क्या बनाना होता है? विसरण झिल्ली बनाना होता है, यहां पाई जाती है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि आप कम से कम एक बार देखें इसे। तीसरा क्या है भैया? एंडोथीलियम। जो हमारी ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां होती हैं उनकी जो दीवार होती है उसे एंडोथीलियम कहते हैं। तो उनकी दीवार, तो वहां पे भी तो विसरण होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देख ले तो यहाँ फुफ्फुस धमनी आपकी रक्त लेके जाती है, तो यहाँ विसरण इनके थ्रू ही तो होता है। तो जहां भी विसरण झिल्ली बनेगी वहां पे सरल सल की उपकला पाई जाएगी, वहां पे सरल सल की उपकला पाई जाएगी। चलिए अच्छी बात, यहाँ एक एग्जाम्पल देख लिया, मीजोथीलियम देख लिया, आंत की बाहरी दीवार देख ली, यहां सभी जगह पे सरल सल की उपकला पाई जाएगी। नेफ्रॉन का लूपा फेनले का पतला वाला भाग होगा। एंडोकार्डियम यानी जो हमारी दीवार का एक, जब हार्ट को काट के देखेंगे तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, यानी बाहर की दीवार को हम पेरिकार्डिया बोलते हैं, बीच की दीवार को मायोकार्डियम और अंदर की दीवार को एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर की जो दीवार होगी वहां पे भी सरल सल की उपकला पाई जाएगी। ये जो हम अपने नेफ्रॉन यानी वृक्काणु को काट के देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग उपकला पाई जाएगी, वो तो देखेंगे। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले होता है, यानी हेनले का जो पास होता है, उसमें जो पाई जाती है सरल सल की उपकला पाई जाती है। क्लियर? अगला क्या है भैया? सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। घनाकार है तो हमने बताया था कि जो कोशिकाएं, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाया गया है, देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ है और बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधार कला के ऊपर ऐसे स्तंभाकार कोशिकाएं बनी हुई हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के कोशिकाओं का जिक्र होता है तो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कि भैया इनका काम जो है संश्लेषण और श्रवण होता है। केंद्र गोल होगा, केंद्र में उपस्थित होगा, जनन उपकला भी बोलेंगे, अभी हम बता देंगे जनन उपकला क्यों बोलेंगे। इनका कार्य अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, श्रवण एवं उत्सर्जन ये होता है। ठीक है, कार्य क्या होगा भैया? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। कोई चीज हमें एब्जॉर्ब करना हो, अवशोषित करना हो, कोई चीज हमें स्रावित करना हो, कोई चीज हमें उत्सर्जित करना हो, वहां पे इस तरह की उपकला पाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए एक बात है और रखिए हुए उधार, अभी बताएंगे आगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तब बताएंगे आपको। तो इनका कार्य ये होता है। तो जहां भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो उदाहरण के लिए जो जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो अधिकांश ग्रंथियां हैं वो घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला की। ठीक है, जैसे श्वेत ग्रंथि हो गई, अग्नाशय की एसिनाई हो गई, ये सब किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला की बनी होती है। और एग्जाम्पल देखें आगे इसका, थायराइड ग्रंथ की पुट्टिकाएं। जब थायराइड ग्रंथ हम कहीं पढ़ रहे होंगे तो जो इसका थायराइड फॉलिकल होता है, कुल मिला के हमारे शरीर में जो भी नलिकाकार संरचना है वहां सब जगह कहाँ पाई जाती है? ये घनाकार उपकला पाई जाती है। आंख में देखेंगे। फिर अगर आगे देखें भैया तो जर्माइनल एपिथेलियम, अगर हम टेस्टिस को या ओवरी को यानी वृषण या अंडाशय को काट करके देखें तो वृषण और अंडाशय का काम क्या है भैया? तो युग्मनज है, युग्मक जनन करते हैं लोग, और युग्मक जनन करते हैं वहां पे पाई जाती है, इसीलिए इसे जर्माइनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जनन उपकला भी बोलते हैं। ये बात याद रहे, जननों में घनाकार उपकला विभाजित होकर अंडाणु तथा शुक्राणु का निर्माण करता है। बहुत बार सवाल ये पूछा गया है कि जर्माइनल एपिथेलियम या जनन उपकला किसे कहते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट जहर लाइन है। ठीक है, पढ़ ले आगे। नेफ्रॉन में हमने बताया था कि इनका काम क्या होता है भैया? अवशोषण, श्रवण और उत्सर्जन। तो नेफ्रॉन के यानी हम देखे थे कि लूपा फैलने में तो सल्की उपकला पाई गई थी, लेकिन यहीं देखेंगे तो पीसीटी में लूपा फैलने के इस भाग में क्या पाया जाएगा भैया? जो मोटा वाला भाग होगा वहां क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट पढ़ेंगे, वहां पे क्या पाया जाएगा? सरल घनाकार उपकला पाई जाएगी। दूरस्थ कुंडलित नलिका में सरल घनाकार उपकला पाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे स्तंभाकार उपकला, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का। डायग्राम बना होगा,
बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधार कला दिखाई देती होगी आपको। आधार कला के ऊपर जो कोशिकाएं वो काफी बड़ी बड़ी इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, लगा होगा ईंट रखा हुआ है, उनका न्यूक्लियस भी आप एज्यूम कर रहे होंगे तो देखे होंगे नॉर्मल कोशिकाओं से बड़ा बना हुआ। तो कोशिकाओं की आकृति स्तंभ सदृश होती है, लंबी और बेलनाकार। लंबा केंद्र प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। कार्य इनका भी क्या है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या श्रावण। अब दोनों का काम सिक्रीशन है, हमने क्यूबाइडल में भी पढ़ा और यहां पे भी पढ़ा। तो जो कंफ्यूजन की बात थी वो बता दें। जैसे हम मान लीजिए जब हम पढ़ रहे हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो देखते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती है क्या होती है, घनाकार होती है, यानी डब्बे समान होती हैं ऐसे। तो यहाँ क्या है, कोशिकाएं ऐसी हैं, घनाकार है, इनके आगे पीछे ऐसे करके ऐसे। तो जो हमारा जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है यानी घनाकार उपकला जो होती है, वो सिक्रीशन ऑन डिमांड करती है। जब जरूरत होती है तभी किसी चीज को स्रावित करती है, अदरवाइज डब्बा बंद, अदरवाइज डब्बा बंद। लेकिन जो हमारे कॉलमनर एपिथेलियम होगी वो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहां अवशोषण होगा यहां पे भी और सिक्रीशन। यह उपकला आमाशय व आंत में उपस्थित एवं श्रावण एवं अवशोषण में सहायक होती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इनके क्या होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, पढ़ेंगे। इसका उदाहरण देख लें तो यकृत में पाई जाएगी, पित्त नलिका, गर्भाशय, इन तमाम जगहों पे पाई जाएगी। इनका रूपांतरण होता है, पहले समझ लेते हैं रूपांतरण कैसे होता है। रूपांतरण अगर हम देखें, इसका रूपांतरण देख ले इसका। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, हम एक डायग्राम बना ले, हम एक डायग्राम बना के जताना चाहें आपको, चलो भैया जता दें। तो नॉर्मल अगर हम बनाएंगे, नॉर्मल डायग्राम बनाए तो पहले हम बनाएंगे क्या, संयोग, पहले बनाएंगे संयोगी ऊतक। उसके ऊपर हम आपसे जताना चाहेंगे कि क्या पाई जाती है भैया, आधार कला। उसके ऊपर हम आपसे जताना चाहेंगे कि क्या पाई जाती है भैया, स्तंभाकार सेल्स पाई जाती है, ऐसी ऐसी, ऐसा जताएंगे आपसे। अब अलग अलग अंगों पे जहां पे जरूरत है, क्योंकि ये अवशोषण में भी मदद करती हैं और सिक्रीशन में भी मदद करती हैं। बताया था कि जैसा कि इसका फंक्शन लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में भी कि अवशोषण में भी मदद करती हैं और सिक्रीशन में भी मदद करती हैं। तो इनके अपने क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, रूपांतरण होता है। इसका क्या होता है भैया, रूपांतरण होता है। तो कहीं कहीं पे यही स्तंभाकार उपकला जो होती है रूपांतरित होकर क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती है, यानी ग्रंथियां बनाती हैं। ऐसे क्या बनाती हैं, ग्रंथियां बनाती हैं। क्या बनाती हैं भैया, ग्रंथियां बनाती हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे यही उपकला, कहीं कहीं पे यही उपकला क्या बनाती है, अपने सरफेस पे सीलिया, या जिसे हम कहते हैं क्या, पछमाप पाई जाती हैं। इस पे क्या पाई जाती हैं, पछमाप पाई जाती है। अब नाम से ही पता करते रहिएगा, कहीं कहीं पे ऐसे पछमाप पाया जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो जहां पे ग्लैंड बनाती है, ग्रंथियां बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्लैंडुलर कॉल्यूमनर, या बोलते हैं क्या, ग्रंथिल स्तंभाकार, ग्रंथिल स्तंभाकार, ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। ठीक है, और जहां पे ऐसे पछमाप पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पछमाभिकी, पछमाभिकी स्तंभाकार उपकला। अब सबका नाम हमने बता दिया है। ग्रंथिल है तो सिंपल सी बात है, ग्रंथ बनाती है, ग्रंथि बनाती है, तो ग्रंथि का काम क्या होगा, स्रावित करना, तो श्रावण करता होगा। पछमाभिकी का काम हमने बताया था, जो सीलिया होती है वो क्या करती है, एक दिशीय मूवमेंट करती है, देखा हमने बताया था। तो इनका रूपांतरण होता है, जो हमारी कॉलमनर यानी स्तंभाकार उपकला होती है, रूपांतरित होके कभी कभी इनके पास सीलिया और कभी कभी एक ग्लैंड्स बनाती हैं, कभी कभी सीलिया और कहीं कहीं पे एक ग्लैंड्स बनाती हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे हम अपने किसमें, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में इतना रखेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे हम, कुछ आपको होमवर्क देंगे। जो अपना हिंदी वाला मॉड्यूल है, हिंदी का मॉड्यूल जो है, हिंदी जो मॉड्यूल है अपना पीडब्ल्यू का, तो जब जाइएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में, यानी शारीरिक संगठन वाला पार्ट जब पढ़िएगा, इस मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन, जैसे 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक देखिएगा आप, तो लगभग उपकला से रिलेटेड सवाल दिए होंगे।
उपकला से रिलेटेड सवाल दिए होंगे, उपकला से रिलेटेड जो सवाल दिए होंगे उनको सॉल्व करिएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट लगता है या जो पढ़ा है उससे नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन रेज करिएगा, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? तो सबसे सबसे फेवरेट स्लाइड आपका, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, उपकला को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है? बाय बाय, टाटा, टेक केयर।